डिस्कशन जो मैं करूँगा रामसर साइट पे, और एक डिस्कशन जो होगा वह वेटलैंड रिकॉग्नाइज्ड सिटी पे होगा, और एक होना है आर्द्र भूमि मान्यता प्राप्त शहर का। इसमें आप सिंपल सा एक चीज़ जान लीजिए, और रामसर साइट जो आपका होगा वह प्रीलिम्स और मेंस मेंस के लेवल पर इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, और यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। वेटलैंड रिकॉग्नाइज्ड सिटी से प्रीलिम्स में एक दो फैक्ट होगा तो होगा, ठीक है, बस वो। बाकी बात इससे जो मेंस में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें एक पॉइंट बस ध्यान में रखिए कि यहाँ पर आपका शॉर्ट जो क्वेश्चन रहता है 8 मार्क्स का, उस 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन में इससे पूछा जा सकता है। मतलब जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक में हमेशा ध्यान में रखिए कहाँ कहाँ से कौन सा मेरे पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिए, रिकैप ऑफ प्रीवियस लेक्चर है। अब मान लिया जाए कुछ बच्चे आप में से ऐसे हैं जो शायद पिछले संडे को बैठे थे, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो आज पहली बार बैठ रहे हैं, मतलब मैक्सिमम। तो दोनों को हमको बैलेंस करके चलना है, इसलिए उसका टेंशन मत लीजिए। देखिए, करंट अफेयर्स में थोड़ा बहुत हम ओवरव्यू दिए हुए थे रामसर साइट को लेकर के, आज फिर से हम दे दे रहे हैं, ठीक है ना। देखो, करंट अफेयर्स बहुत तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। एक फुल्ली फ्लैट होता है, कंप्लीटली फ्लैट, जिसका मेंस में कोई रोल ही नहीं है। कुछ टॉपिक ऐसा होता है जो पीटी के साथ साथ मेंस में भी इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग दोनों ही टॉपिक को लेकर के चलेंगे, मतलब ऐसा टॉपिक जो केवल पीटी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, और वो ऐसा टॉपिक जो बोथ पीटी और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। उसी में एक हमारा है रामसर स्थल को लेकर के, और रामसर स्थल जिसको इंग्लिश में रामसर साइट कहते हैं, पीटी में पूछा जाएगा और इसके साथ साथ कहाँ पूछा जाएगा, मेंस में। तो सबसे पहले देखिए, ये प्री का भी पार्ट है और मेंस का भी पार्ट बन जाएगा, दोनों पोर्शन से। किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कैसे फ्रेम हम लोग बनाते हैं, पहले उसको समझिए। अब ऑब्वियस है, करंट अफेयर्स का अगर पोर्शन है तो एक क्वेश्चन बन जाएगा, अभी करंट में चर्चा में क्यों आया रामसर स्थल। पहला तो पोर्शन ये रहेगा, तो इसे हम डिनोट करते हैं संदर्भ, या ये चर्चा में क्यों रहा है, ठीक है ना। संदर्भ या चर्चा में क्यों की हम बात करेंगे, क्या रीजन है कि रामसर साइट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। कोई ना कोई तो रीजन होगा रामसर साइट अभी पढ़ने का, अभी तो आया होगा, ठीक है। दूसरा, रामसर साइट का परिचय, रामसर साइट होता क्या है, ठीक है, या इसकी हम लोग परिभाषा कह सकते हैं, ठीक है। थर्ड जो सेगमेंट में हम जाएंगे, इसको रामसर साइट का दर्जा देंगे, रामसर साइट की शर्तें, कंडीशंस क्या हैं रामसर साइट के लिए। फोर्थ हमारे पास रहेगा विश्व में रामसर स्थल, इसी में भारत में जो रामसर साइट्स हैं उसका लिस्ट आपको ध्यान में होना चाहिए। फिर हमारे पास आ जाएगा रामसर साइट के लाभ, अगर रामसर साइट है तो इसका बेनिफिट्स क्या है, ठीक है। लास्ट में हमारा आएगा रामसर साइट के संबंध में चिंता क्या है भाई, कंसर्न्स क्या है रामसर साइट को लेकर के, और सातवां हमारे पास आ जाएगा समाधान, यानी रामसर साइट की अगर चिंताएं हैं तो उन चिंताओं को हम कैसे खत्म करेंगे, ठीक है ना। इतना टॉपिक आपका एक रामसर साइट को लेकर के बन रहा है, जहां से अगर मैं अलग सेगमेंट निकाल दूं तो आप ध्यान रखना, ये हो गया पीटी के लिए, पीटी प्लस मेंस के लिए, मेंस के लिए, पीटी के लिए, मेंस, मेंस, मेंस,
मतलब कोई टॉपिक अगर पढ़िए ना तो टॉपिक को पहले ही क्लियर कर लीजिए कि मेरा टॉपिक पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है कि मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है तो कौन से हमारे उसमें जो उसके पोर्शंस हैं वो पीटी में काम करेगा, कौन सा पोर्शंस मेंस में काम करेगा। ठीक है, इसी के बेसिस पर आप अपने टॉपिक को डिजाइन करिए, छोटा से छोटा टॉपिक, बड़ा से बड़ा टॉपिक। सपोज मान लिया जाए अभी रिसेंटली जो है इंडिया में पद्म अवार्ड अनाउंस किया गया है, तो पद्म अवार्ड का जो है प्रीलिम्स फैक्ट क्या है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंस क्या है, तो मेंस के लिए इंपॉर्टेंस 0 है, अभी तक नहीं पूछा गया है और आने वाले समय में पूछा भी नहीं जाएगा। ठीक है ना। अभी आपको स्पोर्ट्स अवार्ड दिया गया है जिसमें आप देखे होंगे राजीव गांधी खेल रत्न, जिसको भी हम ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते हैं, वो दिया गया। अर्जुन अवार्ड दिया गया, द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया। तो क्या ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है? नहीं, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ ही साथ जनवरी हमारा बीत गया, अगर जनवरी बीता तो उसके लिए डे एंड थीम, दिवस और उसके विषय, जिस विषय पर हम उसे सेलिब्रेट करते हैं वो मनाया गया। वो क्या काम कर रहा है भाई, तो वो रहेगा हमारा पीटी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। मतलब टॉपिक को सेग्रीगेट करना सीखिए प्रीलिम्स और मेंस के लिहाज से। जिस दिन ये करना सीख गए उस दिन करंट अफेयर्स या किसी भी टॉपिक पे कमांड बन जाएगा। और कोई भी टॉपिक का जो अप्रोच हमेशा डालिए। ठीक है, जैसे अब इससे मैं अगर मेंस का एक क्वेश्चन बनाता हूं इसको लेकर के, पीटी का तो जितना क्वेश्चन बनेगा मैं पीटी का क्वेश्चन बता दूंगा पढ़ाते पढ़ाते। मेंस का क्वेश्चन, रामसर स्थल से आप क्या समझते हैं? रामसर स्थल को लेकर चिंताएं क्या हैं? उन तरीकों को लिखें जिनसे रामसर स्थलों संरक्षित किया जा सकता है। अभी आपको लग रहा होगा कि क्या इसमें लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे, बहुत तरह का दिमाग में बात चल रहा होगा, लेकिन जब आप पढ़िएगा तो ये सब कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, मतलब कुछ लगेगा ही नहीं, लगेगा ये तो बड़ा आसान था। तो ये क्या बन गया हमारे पास? मेंस का क्वेश्चन। प्रीलिम्स में क्वेश्चन क्या पूछेगा? इंडिया का फर्स्ट रामसर साइट कौन सा है? इंडिया ने रामसर कन्वेंशन पर कब साइन किया? इंडिया में करंट में कितना रामसर साइट है? बिहार में कौन सा रामसर साइट है? और पर्टिकुलर रामसर साइट का नाम आपसे पूछ देगा। उधवा लेक रामसर साइट कहाँ है? नागी रामसर लेक नागी रामसर साइट कहाँ पर है? मतलब किस पर्टिकुलर स्टेट में आपका पड़ता है रामसर साइट। साथ ही साथ क्वेश्चन यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई रामसर साइट के अंदर इंडिया में कितना एरिया है? सबसे ज़्यादा रामसर साइट जो है किस स्टेट में है? सबसे ज़्यादा रामसर एरिया किस स्टेट में है? बात समझ रहे हैं ना। तो ये सब किसका क्वेश्चन बन रहा है? प्रीलिम्स का। तो पहले कोई टॉपिक अगर पढ़िए ना तो टॉपिक से क्वेश्चन कैसे पूछता है ये पता होना चाहिए। अब मान लिया जाए हम कोई टॉपिक पढ़ ले, करंट अफेयर्स में भारत पाकिस्तान का मैच भी अभी चल रहा है, वो करंट अफेयर्स है, क्या आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? नहीं। हाँ, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अगर इंडिया जीत जाती है और जो हारता है टीम, तब वहां से जाकर के क्वेश्चन हमारा बनेगा। लेकिन ये हमसे थोड़े पूछेगा कि बताओ भाई किस दिन मैच हुआ था, कितने ऑडियंस उस मैच को देख रहे थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच जो है किस ग्राउंड पर खेला गया। पूछा जा सकता है ये या नहीं? पूछा जा सकता है जी। क्यों पूछा जाएगा? इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि जो अभी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हमारी चल रही है, तो चैंपियंस ट्रॉफी के मैक्सिमम जो मैच हो रहे हैं वो मैच पाकिस्तान में हो रहे हैं। बट इंडिया जो मैच खेल रहा है वह इंडिया का मैच कहाँ हो रहा है? यूएई में हो रहा है। तो इंडिया का जो ग्राउंड है वो ग्राउंड ही अलग है, इसलिए आपका पीटी क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन मेंस में क्या क्वेश्चन बनेगा सोचिए, क्या इससे मेंस का कोई क्वेश्चन बन सकता है? बन सकता है। इसका आप यूज कर सकते हो, कहां यूज कर सकते हो? यूज करोगे आईआर में। जब आप इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन बताएंगे तो आपको उसमें दिखाना होगा कि क्रिकेट डिप्लोमेसी भी वर्तमान में इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन को ठीक नहीं कर पा रही है। अगर ठीक रहती तो भारत पाकिस्तान में जाकर के खेलता जैसे कि दूसरे देश पाकिस्तान में जाकर के खेल रहे हैं। यानी भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में अविश्वास है, तब तो भारत वहां पर नहीं जा रहा खेलने के लिए। नहीं तो आप अंदाजा लगाइए ना, वर्ल्ड की सारी टीमें पाकिस्तान के ग्राउंड पर मैच खेल रही हैं कि नहीं खेल रही हैं? आप क्यों नहीं गए?
यानी आपके रिश्ते सहज नहीं है पाकिस्तान के साथ वर्तमान में, यही ना है। रिश्ते सहज नहीं है, इसी कारण से आप पाकिस्तान में जाकर के खेल नहीं रहे हैं। तो आप इस लाइन को यूज कहां कर सकते हैं, आईआर में। इतना ही पॉइंट यूज कर सकते हैं। आईआर मतलब इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जहां पर भारत का संबंध उसके पड़ोसी देशों के साथ में, भारत का संबंध डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ में, हम लोग जब वहां देखते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं आईआर को लेकर। तो पहले ये समझना होगा, पढ़ते पढ़ते ये आइडिया हो जाएगा। अब एक दिन में कोई आइडिया होना नहीं है कि हम कहाँ यूज कर लेंगे, धीरे धीरे आइडिया डेवलप होगा। तो उसी तरह से अगर टॉपिक है तो उस टॉपिक में हमारा कौन कौन सा पॉइंट जो है प्रीलिम्स फैक्ट बन सकता है और कौन कौन से पॉइंट्स हमारे मेंस फैक्ट बन सकते हैं, मैं उसको पहले क्लियर कर दिया हूं। अब अपने आप आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा क्या कि हमारे पास कहाँ से हम कहाँ कौन सा यूज करेंगे। ठीक है ना। देखो, सबसे पहले है खबरों में क्यों, और यही हम लोग बात कर रहे थे, संदर्भ। देखिए, रीसेंट न्यूज में क्यों आया उसके बारे में बात करते हैं। बात है फरवरी 2025 में, 1 फरवरी का बात है, एक नोटिफिकेशन इशू होता है। उस नोटिफिकेशन में कहा जाता है कि इंडिया का जो 4 वेटलैंड है, वेटलैंड, ठीक है, टर्म याद रखिएगा। बात किसका हो रहा है, वेटलैंड का। हिंदी में हम लोग कहते हैं आर्द्र भूमि। देखो, आर्द्र भूमि होता क्या है, तो वेटलैंड का मतलब है कि वो एरिया जो पूरे वर्ष, पूरे ईयर, या तो पार्शियली और पूरी तरह से जो है पानी से डूबा हुआ रहे, या तो पूरी तरह से पानी से डूबा हुआ रहे, या एक तरह से समझिए मार्सी लैंड के रूप में वो डेवलप हो, दलदल वाला भू जमीन हो, मतलब पानी का उसमें आपको एक तरह से समझिए पोर्शन देखने को मिले, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेटलैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो वेटलैंड सब है, बट सारा का सारा वेटलैंड जो है वो रामसर साइट नहीं है। ठीक है। रामसर साइट को रिकॉग्नाइज कौन करता है, यूनेस्को। रामसर साइट, किसी वेटलैंड को रामसर साइट के रूप में नोटिफाई कौन करता है, यूनेस्को। ठीक है ना। तो यूनेस्को ने क्या किया, इंडिया के 4 वेटलैंड को रामसर साइट के रूप में कन्वर्ट कर दिया। और ये कन्वर्ट किसने किया है भाई, यूनेस्को ने। अब यूनेस्को है क्या, तो यूनेस्को एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन का एक, समझिए कि उसके सब ऑर्डिनेट में एक ऑर्गेनाइजेशन है। पूरा नाम इसका है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इसका कंप्लीट नाम है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, सामाजिक एंड सांस्कृतिक परिषद, ये पूरा हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं। इसका एस्टेब्लिशमेंट अगर जैसे ही आपसे पूछे कि यूनेस्को एस्टैब्लिश कब हुआ था, मतलब यूनेस्को की स्थापना अगर आपसे पूछ रहा है, तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई है, 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को का स्थापना हुआ। ठीक है ना। कब हुआ भाई, 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को का स्थापना हुआ। काहे कॉपी आप लोग इतना देख रहे हैं जी। अच्छा, नॉर्मल सा चीज, इसको तो याद रखने का चीज है, इसको याद रखिए। यूनेस्को का कॉन्स्टिट्यूशन, यूनेस्को का संविधान कब आया भाई, अगर यूनेस्को के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है तो यह आपका आया है 4 नवंबर 1946 को। देखिए, एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, हम पिछला दिन भी आपको एक ही बात बोले थे। जो बच्चे पिछले दिन थे, कितने लोग थे, ईमानदारी से हाथ उठा दीजिएगा, पिछले क्लास में कितने लोग थे आप में से, 1 2 3 थे जी, नहीं, 3 लोग इधर से, ऑनलाइन 5 लोग। मैंने एक लाइन हमेशा बोला था कि अगर आप लोग क्लास करते हैं
और आपको पता है किस सब्जेक्ट की क्लास हो रही है, आप थोड़ा बहुत जानकारी उसके बारे में रखिए, नहीं रखिएगा तो इसी तरह का कहीं ना कहीं हादसा होगा। इसका साफ मतलब है आप लोग अवेयर एकदम नहीं है चीजों से। बात समझ रहे हैं ना? मैंने आपके सामने क्लास में आकर के लिखवाया, एक भी बच्चा, ना हिंदी मीडियम का कोई बच्चा और ना इंग्लिश मीडियम का कोई बच्चा, ये बताया, नॉर्मल सा क्वेश्चन था कि सर यूनेस्को का आपने एस्टेब्लिशमेंट गलत बताया है। यही था आप लोग को चेक करने का तरीका कि एक बेसिक नॉलेज आपके पास नहीं है। जबकि यूनेस्को का जो स्थापना है बराबर जब भी अखबार पढ़िएगा तब तब अखबार में रहेगा 1945 में, यानी कि 16 नवंबर 1945 को जो है यूनेस्को का स्थापना हुआ, और 4 नवंबर 1946, डेट गलत नहीं था, डेट है यूनेस्को से रिलेटेड, बट 4 नवंबर 1946 को यूनेस्को का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लागू हो गया, यूनेस्को का संविधान उस डेट में आ गया। बात समझ रहे हैं ना? क्लियर है? इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो यूनेस्को जो है किसी वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा देती है। दर्जा कौन देता है? यूनेस्को, दूसरा और कोई नहीं। तो यूनेस्को ने फरवरी 2025 में, कब? फरवरी 2025 में इंडिया के 4 वेटलैंड को रामसर साइट के रूप में नोटिफाई कर दिया। और जब नोटिफाई किया तो इंडिया में टोटल जो रामसर साइट हो गए वह 89 रामसर साइट इंडिया में हो गए। कितने हो गए? 89 रामसर साइट हो गए। और वर्ल्ड में इंडिया जो है तीसरा पोजीशन पर पहुंच गया रामसर साइट के नंबर को लेकर के। सबसे ज्यादा रामसर साइट अगर किसी कंट्री में है तो वो यूके में है। सेकंड नंबर पर मेक्सिको है। यूनाइटेड किंगडम दैट मींस ब्रिटेन। दोनों में डिफरेंस है, टेक्निकल डिफरेंस है। जब ज्योग्राफी पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन में हमारा टेक्निकल डिफरेंस क्या है। मोर एंड लेस अगर कॉमन अप्रोच में बात करिएगा, सामान्य बोलचाल की भाषा में बात करें तो दोनों लगभग एक ही है, लेकिन कुछ तकनीकी अंतर है। ठीक है, कभी कभी बता देंगे उस चीज को लेकर के। लेकिन आपको यहां ध्यान में रखना है कि 89 रामसर साइट हो गया, सबसे ज्यादा यूके में है, और दूसरे नंबर पर कौन है? मैक्सिको, और तीसरे नंबर पर इंडिया है। तो अगर इंडिया हम लोग बात करते हैं कि तीसरा नंबर पर पहुंच गया रामसर साइट में, 89 रामसर साइट के साथ में, तो यूके किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है, किस महाद्वीप का पार्ट है? यूरोप। यूके जो है यूरोप का पार्ट है। मैक्सिको उत्तरी अमेरिका, अभी तो चर्चा में भी है मैक्सिको, ध्यान में रखिएगा। डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही चुनाव जीत करके आते हैं तो कहते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको नहीं, क्या हो जाएगा? अरे बोलिए, गल्फ ऑफ अमेरिका। उन्होंने गल्फ ऑफ मैक्सिको यानी मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदल करके अमेरिका की खाड़ी कर दिया। किसने कर दिया? ट्रंप साहब ने। तो मैक्सिको ऐसे भी चर्चा में आ गया। ट्रंप साहब फिर एक अनाउंसमेंट करते हैं कि मैक्सिको जो है उसके लोग हमारे यहां नहीं आएंगे काम करने के लिए, जो कभी जाते थे। तो मैक्सिको ऐसे भी चर्चा में है। बात समझ रहे हैं ना? तो हाईलाइट कर लीजिए भाई। सेकंड नंबर पर मैक्सिको है, वो उत्तरी अमेरिका का भाग है। तो एशिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट किस देश में हुआ? इंडिया में। अरे रुक जाओ, जब हम बोलेंगे लिखना तब लिखना, रुको ना भाई। ठीक है ना? ये वाला खाली लिख लेना, ये वाला यूनेस्को वाला, बाकी नहीं। ठीक है ना? इतना पॉइंट याद रखिएगा। इसी कारण से जो है रामसर साइट आपका चर्चा में आ गया, ग्लोबल ऑर्डर पे भी आ गया, और इंडिया के पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से आ ही गया। ठीक। तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि वो कौन से 4 ऐसे वेटलैंड हैं, आर्द्रभूमि है, जिसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन अपने बनाइए। अब देखिए क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। वर्ष 2025 में कितने वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा दिया गया? 4। करेंटली वर्तमान में भारत में कितने रामसर साइट हैं? 89, है ना? विश्व में रामसर साइट की संख्या के अनुसार इंडिया का पोजीशन कौन सा है? तीसरा है, थर्ड है। एशिया में रामसर साइट की संख्या के अनुसार इंडिया का पोजीशन कौन सा है? विश्व में सबसे ज्यादा रामसर साइट किस देश में है? यूके में। सेकंड नंबर पे कौन है? मैक्सिको है, और तीसरे नंबर पर इंडिया हो गया। अब समझे क्वेश्चन। किसी वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा कौन देता है? यूनेस्को। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? यूनेस्को का संविधान कब आया? 4 नवंबर 1946 को। ठीक है ना?
अब देखिए कुछ और चीज जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है यूनेस्को का मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ है जी? पेरिस, फ्रांस में। जैसे ही आपसे पूछे यूनेस्को का हेडक्वार्टर, तो आप सीधे डाल देना पेरिस, और पेरिस हमारा कहां पड़ता है? फ्रांस में। फिर आपसे पूछे यूनेस्को का महानिदेशक, यूनेस्को का हेड कौन होता है भाई? जिसको हम लोग डायरेक्टर जनरल कहते हैं, आंद्रे एजुले है। कौन है? आंद्रे एजुले। और ये भी कहां की है? फ्रांस की। कहां की है का मतलब है ये महिला है, ठीक है ना, ये महिला है आंद्रे एजुले। फर्स्ट महिला है, पहली महिला है जो यूनेस्को की डायरेक्टर जनरल बनी, और सेकंड टर्म इनका चल रहा है। अब यूनेस्को का नाम आया इसलिए यूनेस्को को रिकॉग्नाइज करके साइड कर दिए। रामसर साइट में यूनेस्को की उपयोगिता केवल इतनी है कि यूनेस्को रामसर साइट को नोटिफाई करता है, ठीक है ना। लेकिन आपके एग्जाम में तो क्वेश्चन बैंक पलटिए, यूनेस्को को लेकर क्वेश्चन पूछा है कि नहीं पूछा, ये आप खुद बताइए। अरे 2 साल पहले तो बीपीएससी पूछा हुआ है कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर पूछा है, ठीक है ना। तो जो टर्म आए, तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारा कंप्लीट हुआ कि नहीं हो गया। अब देखो इस टॉपिक का बेनिफिट, इससे क्या हो गया, एक आपका अंतरराष्ट्रीय संगठन अब कंप्लीट कर लिया यूनेस्को को लेकर के। यूनेस्को काम क्या करती है भाई, तो पूरा नाम पढ़ लो इसमें, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यानी विश्व के भीतर एजुकेशन को लेकर के, साइंस को लेकर के, कल्चरल को लेकर के, कल्चरल एक्टिविटी को प्रोटेक्ट करने का काम, उसको आगे बढ़ाने का काम कौन करती है? यूनेस्को करता है। अब उठाइए और डाल दीजिए एग्जाम में, कहीं कुछ आपका इधर उधर नहीं जाएगा। अब समझे ना। अब हमको जानना क्या है, ये 4 जो वेटलैंड हैं उनके नाम जानना है ना। और रिसेंट न्यूज में क्यों हो गया ये खत्म कर लिए। अब देखो भाई, देश के 4 आर्द्रभूमि स्थल को रामसर स्थल के रूप में नोटिफाई किया गया है। दूसरा, अब जो है भारत में कुल कितने रामसर साइट हो गए हैं? 89, क्लियर कर लिए हम लोग। नेक्स्ट क्या है भाई, नवीनतम रामसर स्थल का दर्जा प्राप्त करने वाले स्थलों की सूची। तमिलनाडु में 2 है, एक तीर्थंगल को मिला और दूसरा मिला सक्करा कोट्टई को। अब नाम है, याद करना पड़ेगा। अब वही लोग नाम रखा है तो हम और अब क्या करिएगा, ठीक है ना। तो कौन है भाई, तीर्थंगल और सक्करा कोट्टई, ठीक है ना। ये तमिलनाडु का 2 जो वेटलैंड है उसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया। झारखंड के एक वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा दिया गया, उसका नाम क्या है, उधवा लेक। सिक्किम के एक वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा दिया गया, उसका नाम है खेचो पलरी। तो अगर आपसे पूछता है खेचो पलरी आर्द्रभूमि कहां पर है, आपसे पूछता है उधवा लेक कहां है, आपसे पूछता है सकरा कोट्टई कहां है, आपसे पूछता है तीर्थंगल कहां है, तमिलनाडु। तो अब जरा देखिए, तमिलनाडु में जो 2 नए रामसर साइट बने, तो तमिलनाडु में टोटल रामसर साइट की संख्या हो गई 20। आगे लिखा हुआ रहेगा, पहले यहां पर जान लीजिए, मैं बताता हूं, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, क्वेश्चन बन गया। झारखंड में ये फर्स्ट रामसर साइट है, उधवा लेक जो है झारखंड का पहला रामसर साइट है। और सिक्किम का जो खेचो पलरी वेटलैंड है, यह भी जो है इसका फर्स्ट वेटलैंड है। खेचो पलरी भी जो है यह भी फर्स्ट वेटलैंड है इसका, सिक्किम का पहला रामसर साइट हो गया, और ये झारखंड का पहला रामसर साइट हो गया। लेकिन तमिलनाडु का ये समझो 19th हो गया और ये 20th हो गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इंडिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट कौन से स्टेट में है, तमिलनाडु में 20 रामसर साइट, 20 रामसर साइट के साथ तमिलनाडु इंडिया में टॉप पोजीशन पर है, नॉट एरिया। जैसे मान लिया जाए आपके पास भारत के 50 शहरों में आधा आधा कट्ठा, एक एक कट्ठा, ठीक है, 2 2 कट्ठा का प्लॉट आपके भारत के 50 शहरों में है, ठीक है। तो भाई आप मैक्सिमम अगर हम लोग बात करते हैं सिटी में मेरा एरिया है ना, इसी का जो है बिहार में 500 बीघा प्रॉपर्टी है। अब बताइए, अगर पूछेगा कि भाई
सबसे ज्यादा एरिया होल्ड करने वाला कौन है? तो जिसके पास 500 बीघा है उसी के पास ना। लेकिन मैक्सिमम सिटी में तो जो 50 शहर में होल्ड किया हुआ है उसका। तो ये जरूरी थोड़ा है कि 20 को अगर आपके पास रामसर साइट है तो आपका एरिया भी ज्यादा हो। जैसे मान लिया जाए आपके पास 20 का नोट अगर 20 हो, ठीक है, और उनके पास एक वो 500 का नोट है, बताइए दोनों के पास मनी वैल्यू में किसके पास ज्यादा है? 500 वाला के पास। अरे 20 × 20 उनके पास एक ही करेंसी है 500 की, लेकिन आपके पास 20 करेंसी है 20 की। लेकिन दोनों को सामने रख दीजिए तो वेटेज किसका ज्यादा रहेगा? 500 वाले का। बात समझ रहे हैं ना? तो जरूरी ये नहीं है कि जिसके पास नंबर्स ज्यादा हो उसका एरिया भी ज्यादा हो। ये क्लियर है ना? तो एरिया ज्यादा है वेस्ट बंगाल के पास रामसर साइट में, रामसर साइट में, नॉट वेटलैंड में, ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे क्या पूछ रहा है कि भाई नंबर ऑफ रामसर साइट्स कहां ज्यादा है? तमिलनाडु में 20 रामसर साइट्स। और रीसेंट 2 रामसर साइट है, मिला है उसको स्टेटस, तो कितना हो गया? 20 हुआ, इससे पहले 18 था। अब समझे क्या है रामसर साइट में? अभी हम लोग डेफिनेशन नहीं देख रहे हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं क्यों आखिर ये डिस्कशन का पॉइंट बना। जल्दी इसको लिख डालिए। देखिए, अब सपोज मान लिया जाए किसी को रामसर साइट का स्टेटस मिला है, थोड़ा बहुत उसके बारे में जान लीजिए। जैसे हमारे पास आया सकरा कोट्टई बर्ड सेंचुरी, कहाँ पर है भैया? मन्नार की खाड़ी के पास, तमिलनाडु में। ऐतिहासिक महत्व क्या है भाई? तो सकरा कोट्टई तालाब जो है, एक तालाब है यहाँ पर, पौंड था ये, 1321 में कुदी मारमट्टू के माध्यम से खोदा गया था। कुदी मारमट्टू क्या होता है? कुदी मारमट्टू का मतलब होता है जब कम्युनिटी पार्टिसिपेट करती है, आपस में मिल करके जो है उन लोगों ने क्या किया, उस प्लेस को खोदा था। जैसे मान लिया जाए गांव में कोई तालाब हो, उस तालाब में अगर गांव के सारे लोग मिलकर के उस तालाब को बनाए तो उस तालाब से जो भी बेनिफिट होगा वो गांव के सारे लोग उठाएंगे। अगर किसी को खेत पटाना हो तो अगर नहर सबके माध्यम से आया गया है तो उस नहर का पानी सब लोग लेंगे, उस तालाब के पानी का सब यूज करेंगे। अगर उसमें मछली पालन होगा तो उस मछली का बेनिफिट सबके लिए होगा। कोई भी फेस्टिवल होगा, कोई भी फंक्शंस किसी के यहाँ ऑर्गेनाइज होगा, जाओ जी मछली का जाल लगाओ, मछली मार करके ले आओ, खिला दो, तो किसी के लिए भी। अब मान लिया जाए पर्टिकुलर डे में किसी दिन अगर उसमें मछली मराएगा तो सबके यहाँ 1-1 केजी 2-2 केजी पहुंच जाएगा। यही होता है कुदी मार मट्टू। मतलब है कि जब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, आप सब लोग मिल करके जो है अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट जो है सब लोग उठाते हैं। तो साउथ इंडिया में विशेषतः चोला पीरियड की अगर बात करते हैं तो वहां पर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन चलता था, क्योंकि चोल काल में आपको पता है ना कि अगर आप पढ़े होंगे लोकल बॉडीज इंडिया में, अगर हम लोग देखते हैं पुराने समय में तो चोल काल के भीतर हमारे पास सबसे पहला जो है लोकल बॉडीज का एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है, सबसे पहले। समझ रहे हैं ना? तो वहां पर जो काम किया गया था उसका नाम क्या था? कुदी मार मट्टू। अब ये फेमस क्यों है भाई सकरा कोट्टई? क्योंकि इसमें पेंटेड स्टॉर्क है, ब्लैक हेडेड आइबिस जैसा यहाँ पर हमारे पास स्पेसीज देखने को मिलता है, ठीक है। तो इन सारे प्रजातियों के लिए फेमस है। कौन सा? सकरा कोट्टई। जल्दी इसको लिख डालिए। अब देखो भाई, थरथंगल बर्ड सेंचुरी, नाम क्या है? थरथंगल बर्ड सेंचुरी है। ये भी मन्नार की खाड़ी के पास है, तमिलनाडु में है। ये फेमस किसके लिए भाई? पेंटेड स्टार्क के लिए, ब्लैक हेडेड आइबिस, स्पॉट बिल्ड पेलिकन जैसा स्पेसीज यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। और साथ ही साथ बबूल का जो पौधा है, बबूल का जो पेड़ है, उसके लिए ये प्लेस फेमस है। मतलब इस प्लेस में आपको बबूल का पेड़ नॉर्मली आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये किसके लिए है? थरथंगल के लिए, ठीक है ना। फिर अगर मैं आगे बात करूं तो खेचो पलड़ी वेटलैंड। देखो भाई, खेचो पलड़ी वेटलैंड पहले बता चुका हूं कहां पर है, सिक्किम में है। और सिक्किम का पहला वेटलैंड है जिसको रामसर साइट का स्टेटस मिला। जैसे बिहार में अब ना 3 गो रामसर साइट हो गया है, नहीं तो बिहार में पहले क्या था? केवल एक रामसर साइट था, या पहले कोई नहीं था रामसर साइट में। उसके बाद एक रामसर साइट बना कांवरताल, और कांवरताल के बाद में 2 और रामसर साइट बन गए। कुछ और रामसर साइट बिहार में बनेंगे आने वाले समय में। तो कहने का साफ मतलब है
कि ये खेचोपलरी वेटलैंड जो है, पहला इसका इंपॉर्टेंस यही ध्यान में रखना है कि सिक्किम का फर्स्ट रामसर साइट है। दूसरा पॉइंट, इसको हम लोग विसिंग लेक के नाम से जानते हैं। मान्यता यह है सिक्किम के भीतर कि यहां पर अगर कोई जाता है और वो कुछ विश मांगता है तो उसका वो विश पूरा हो जाता है, ठीक है। और सिक्किम में इसको लोकल नेम में क्या कहते हैं भाई, सो जो सो, यानी ओ लेडी यहां बैठो कहा जाता है। ये इसका नाम, मतलब इतना खूबसूरत प्लेस है, इसको वहां क्या कहता है, सो जो सो के नाम से जाना जाता है। कहां पर, सिक्किम में। दूसरा अगर बात करते हैं तो यहां जो है खाचोट पलड़ी, जिसका अर्थ है पद्म संभव का स्वर्ग, इसको कहा जाता है। मतलब ऐसा लगेगा कि आप कोई हेवन में पहुंच गए हैं। जब यहां पर जाएंगे आप, इतना खूबसूरत ये प्लेस दिखेगा, लगेगा जैसे आप किसी स्वर्ग जगह पर आ गए हैं, ठीक है। सर्क प्रकार का वेटलैंड है, जिसे बौद्ध और हिंदू दोनों ही क्या मानते हैं भाई, पवित्र मानते हैं। यानी बौद्ध धर्म के लिए भी और हिंदू धर्म के लिए भी क्या है, एक तरह से होली प्लेस के तौर पर यह डेवलप किया गया है। नाम क्या है, खेचो पलड़ी, ध्यान रहेगा ना। अब इसके बाद आएगा भैया हमारा उधवा लेक। उधवा लेक जो है झारखंड के साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में है। कहां पर, झारखंड के साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में है। और यह झारखंड का पहला वेटलैंड है जिसको रामसर साइट का स्टेटस मिला है। साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट क्यों फेमस है, झारखंड का साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट सिंगल ऐसा झारखंड का डिस्ट्रिक्ट है जिससे गंगा रिवर का फ्लो है। गंगा इंडिया के 5 स्टेट से बहती है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। और झारखंड में केवल एक ही डिस्ट्रिक्ट है, और वो डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, साहेबगंज। अरे भागलपुर से अपना अपना भागलपुर से बॉर्डर शेयर होता है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट समझिएगा। तो उधवा लेक वहीं पर है। अब बोला जाता है कि इसका नाम उधवा क्यों पड़ा। कहा जाता है कि महाभारत पीरियड में जो हमारे श्री कृष्ण भगवान थे, उनका एक दोस्त हुआ करते थे जिनका नाम था उधवा ऋषि। वो यहीं पर रहते थे, इसी कारण से इसका नाम क्या पड़ा है, उधवा लेक पड़ा है। इसको वन्यजीव अभ्यारण्य और महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में घोषित कर दिया गया, यानी बर्ड सेंचुरी है। बर्ड सेंचुरी मतलब साफ तौर पर है कि जाड़े के दिन में जो साइबेरिया के बर्ड वगैरह आते हैं, जैसे कांवर ताल में आते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर 2 गो वाटर बॉडी है, एक का नाम है पटौरन और बरहेल। मतलब इस इलाके में जो यहाँ पर पानी जो मिलता है उधवा लेक का, जो सोर्स है पानी का, यहाँ पर कौन सा है, पटौरन है और बरहेल है। ये 2 रिवर आपको कहाँ देखने को मिलेंगे भाई, उधवा लेक में, ठीक है ना। सबसे लास्ट वाला रहेगा, यहाँ पर जो फेमस स्पेसीज है, हाउस स्विफ्ट है, फिशिंग ईगल है और ब्राह्मणी काइट जैसा आपको स्पेसीज यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसका ये अपना होम माना जाता है। तो ये रिसेंट में जो डिस्कशन का पॉइंट हमारा रहा था, 4 साइट, थरथंगल और सकराकोट्टई तमिलनाडु का, फिर अगर हम लोग बात करते हैं एचोपलड़ी सिक्किम का, और उधवा लेक हमारा किसका हो गया, इसका झारखंड का। तो ये 4 वेटलैंड को नया रामसर साइट के रूप में नोटिफाई किया गया था यूनेस्को के द्वारा, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं रामसर साइट होता क्या है, ठीक है। देखिए, पहला बात याद रखिएगा, रामसर साइट जो है एक आर्द्र भूमि साइट है, मतलब एक वेटलैंड साइट है। ऐसा साइट जहां पर क्या है भाई, वेटलैंड कहीं ना कहीं है, ठीक है, जिसे रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का माना जाता है। और इसे हम लोग रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का मानते हैं। अब भाई रामसर कन्वेंशन क्या है, सवाल अब ये उठता है, रामसर कन्वेंशन क्या है। तो देखो, रामसर के बारे में जान लो। रामसर का मतलब ऐसा नहीं कि कोई मास्टर साहब टाइप आदमी थे, राम और सर थे, ऐसा नहीं है। रामसर एक प्लेस है, और ये प्लेस कहां का है भाई, ईरान का है। रामसर एक जगह है, जिसे पटना एक जगह है, भागलपुर एक जगह है, बांका एक जगह है, उसी तरह से रामसर एक जगह है। और ये जगह कहां पर है, ईरान में। ईरान में एक सी है कैस्पियन सागर, बात समझ रहे हैं। तो कैस्पियन सागर का साउथ कोस्ट पे ये पड़ता है, यानी कि दक्षिणी तट पर जो है यह स्थित है। कौन सा, रामसर, ठीक है ना। यूनेस्को ने एक मीटिंग बुलाई, यूनेस्को ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की 1971 में, और ये मीटिंग कहां ऑर्गेनाइज हुई, रामसर में।
इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने का पर्पस क्या था, क्यों ये मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई? ये मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ कि हम लोग कैसे वेटलैंड की बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करेंगे, वेटलैंड की बायोडायवर्सिटी को संरक्षित करने के लिए, यानी कि प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो रामसर एक जगह है, 1971 1971 में वहां पर यूनेस्को की एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग का एजेंडा क्या है? मीटिंग का एजेंडा है कि हमको जो है वेटलैंड का इकोलॉजी को, उसकी पारिस्थितिकी को, उसकी बायोडायवर्सिटी को हमको प्रोटेक्ट करना है। तो प्रोटेक्ट करने के लिए जितने भी देश उसमें आए सामने, उन लोगों ने अपने अपने कुछ बात रखे। उन्हीं बातों को लेकर के एक ट्रीटी हुई, एक संधि हुई, जिस संधि को हम लोग किस नाम से जानते हैं? रामसर संधि के नाम से जानते हैं। उसी ट्रीटी को, उसी संधि को हम लोग रामसर संधि यानी रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। बात समझ रहे हैं? तो सिंपल सा बात है, वेटलैंड, रामसर साइट क्या हुआ? एक टाइप का वेटलैंड है, जिसको रामसर कन्वेंशन के थ्रू जो हमारे पास वहां पर जो नियम बनाए गए थे, ठीक है ना, उसी नियम के अकॉर्डिंग अगर किसी वेटलैंड को प्रोटेक्ट किया जाता है तो उसे हम रामसर साइट के अंतर्गत शामिल करते हैं। ठीक है, तो रामसर साइट क्या हुआ? क्लियर हो गया? रामसर साइट ऐसा प्लेस है जहां पर वेटलैंड हो और जिसे रामसर कन्वेंशन के थ्रू हम लोग एक रामसर साइट के रूप में नोटिफाई कर रहे हैं। ठीक है ना, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का होता है और इसका साफ तौर पर काम क्या है कि वहां की बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना। अब बायोडायवर्सिटी होता क्या है? अरे जैव विविधता क्या होता है? तो हिंदी हो गया जैव विविधता। इंडिया क्या होता है सर? भारत होता है। इंडिया क्या होता है? विभिन्न प्रकार के स्पेसीज रहते हैं, उसको बायोडायवर्सिटी कहते हैं। सही चीज है। जैसे इस कमरे की बायोडायवर्सिटी देख लेते हैं। आप लोग अपना शकल सूरत देख लीजिए, सबको क्या लगेगा? डाइवर्सिफाइड लगेगा, डिफरेंट सबका लगेगा। ठीक है, किसी का बाल काला रहेगा, किसी का बाल ब्राउन दिखेगा, है ना, किसी का नाक चौड़ा दिखेगा, किसी का नाक पतला दिखेगा, किसी का हाइट लंबा दिखेगा, किसी का हाइट छोटा दिखेगा। ये क्या है? बायोडायवर्सिटी ही तो है। हर जगह की अपनी बायोडायवर्सिटी होती है। आप तालाब में चले जाइए, तालाब की अपनी बायोडायवर्सिटी है, उसकी इकोलॉजी की अलग बायोडायवर्सिटी है। वहां पर आप तालाब में जाइएगा तो डिफरेंट टाइप के स्पेसीज देखने को मिलेंगे। मछली का 50 को वैरायटी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे इंसेक्ट से अलग वैरायटी देखने को मिल जाएंगे। सेल्स के यानी शंख के अलग टाइप के वैरायटी देखने को मिल जाएंगे। मतलब साफ तौर पर है कि किसी भी प्लेस की अपनी जैव विविधता होती है, यानी जीवों की विविधता होती है। अब उस जीव में चाहे आप प्लांट ले लो, चाहे आप एनिमल ले लो, यानी पेड़ पौधा हो चाहे जंतु हो, किसी का भी विविधता देखने को मिलेगा तो वो बायोडायवर्सिटी के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना, तो इसी बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए रामसर कन्वेंशन किया गया था कि वेटलैंड की भी अपनी बायोडायवर्सिटी है और वेटलैंड की बायोडायवर्सिटी को भी हम प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक, अरे समझ में आ रहा है? सूखे हुए चेहरे कुछ अजीबो गरीब लग रहे हैं क्या जी? बुझा रहा है? अच्छा एक बात बताइए, वेटलैंड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों वेटलैंड को प्रोटेक्ट करें भाई? हम लोग वो कोढ़िया प्रवृत्ति के लोग हैं जिसको अगर कहे कि पानी पीने से कोई बेनिफिट नहीं है तो पानी पीना छोड़ दें। अगर आपको कहे कि भाई इसके बारे में पढ़ने से, भारत पाकिस्तान का मैच देखने से कोई बेनिफिट नहीं है, इससे राष्ट्रीयता प्रमाणित नहीं होती है, तो आप देखिएगा भारत पाकिस्तान का मैच? नहीं। हमारी नेशनलिटी, हम लोग इंडिया की नेशनलिटी रखे हुए हैं, अपने देश के प्रति समर्पण है, लगाव है, प्यार है, इसलिए भारत पाकिस्तान का मैच देखते हैं। पाकिस्तान को कूटता है भारत तो खुश होते हैं हम, और वही कुटाई भारत की हो जाएगी तो टीवी बंद करके खाना वाना बंद कर देते हैं। अंदाजा लगाइए। मतलब कहीं ना कहीं अपना इंटरेस्ट है तब तो भाई वेटलैंड का भी तो कुछ ना कुछ तो बेनिफिट है। तो क्या बेनिफिट है वेटलैंड के? क्या रोकता है? जलवायु परिवर्तन को कैसे? बोलिए। नो डाउट ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसीज को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, संरक्षण देता है। इससे
सबसे पहला तो चीज, जिस लाइन को आप पढ़ रहे हैं वही लाइन को तो यूज कर लीजिए। किसी प्लेस की बायोडायवर्सिटी मेंटेन रहती है, और बायोडायवर्सिटी जैव विविधता का मेंटेन रहना जरूरी है। कैसे जरूरी है, मैं अभी इसको क्लियर किए देता हूं। आप में से कितने लोग प्योर वेजिटेरियन है? प्योर वेजिटेरियन तो कोई नहीं होता है, सब फर्जी लोग है। दही खाते हैं तो प्योर वेजिटेरियन कैसे आ जाएंगे जी? वो तो अलग है सर, हैं? ये तो अलग है सर। इसीलिए मैंने पूछा प्योर वेज दिखता है नहीं दिखता, उससे क्या मतलब है? भगवान आपको दिखते हैं? भगवान को मानते कि नहीं मानते हैं? तब फिर मतलब प्योर वेजिटेरियन नहीं है। लेकिन चलिए अगर बात करें वेजिटेरियन कौन है, अरे छोड़िए ना, प्योर प्योर हटा देते हैं। वेजिटेरियन कितने लोग हैं? 1 2 3 4 मिक्स में। अरे सभ्य वेजिटेरियन था भाई, आप लोग सभ्य ना वेजिटेरियन है जी। नॉनवेज कितना लोग खाते हैं? सब लोग, इतना लोग नॉनवेज खा रहा है। अब सोचिए, एक वेजिटेरियन बैठी हुई है नॉन वेजिटेरियन के बगल में, बायोडाइवर्सिटी है कि नहीं है? अलग अलग टेंडेंसी का लोग बैठा हुआ है साथ साथ। लेकिन अब ये बताइए, आपको लगता होगा कि जो नॉनवेज खाता है वो बेकार है, सड़ा हुआ आदमी है, लगता है कभी? घर में नहीं खाता लोग तब? हाँ लगता है। वही थाली में, एक थाली में ऐसा लाया जाए जिस थाली में, उसी में पनीर रख दें एक के थाली में, और वहीं बगल में चिकन का ग्रेवी रख दें, काहे नहीं हो सकता है? अब सोचिए, उस समय आपको समझ में आएगा ना टेंडेंसी, अब उस टेंडेंसी को पकड़िए। लेकिन अगर आपको अपने अर्थ के फूड चेन को मेंटेन रखना है, आहार श्रृंखला जो आप एनसीईआरटी में पढ़ते होंगे, अगर उसको मेंटेन रखना है तो दोनों ही प्रवृत्ति के लोगों का रहना जरूरी है। अगर ऐसे लोग नहीं होंगे धरती पर, पकड़ा खाने वाले, मुर्गा खाने वाले, तो समझिए वो कहीं ना कहीं मरेंगे, सड़ेंगे, और कहीं ना कहीं महामारी क्रिएट करेंगे, वो रीजन बनेंगे। इसलिए ये लोग जो खा रहे हैं उनसे नफरत नहीं करना है, इनको धन्यवाद देना है कि तुम लोग के कारण हमारा क्या हो रहा है, फूड चेन मेंटेन हो रहा है। अब बात समझ रहे हैं ना? ये भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है, अगर ये भी नहीं होगा तो दिक्कत आएगी। ये चीज समझिए। नहीं तो समझ रहे हैं, आपसे ज्यादा संख्या है ना उनका जी। वर्ल्ड में इंसेक्ट का संख्या सबसे ज्यादा है, आपको पता है ना? और वो इंसेक्ट अगर मरना शुरू होगा, तो अगर एक जीव दूसरे जीव को नहीं खाएगा तो सोचिए क्या होगा, क्या महामारी बनेगा। और वो जो महामारी महामारी आएगी उसको टैकल कर लीजिएगा? नहीं। अब बात समझ रहे हैं? तो बायोडायवर्सिटी को मेंटेन करना कितना जरूरी है अलग अलग तरह के जीवों को, क्योंकि कहीं ना कहीं अलग अलग तरह के जीव जो हैं फूड चेन में अपना योगदान देते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। और जब वो फूड चेन में कंट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे अर्थ की, एक तरह से समझिए एनवायरमेंट यानी पारिस्थितिकी जो रहेगी, इकोलॉजी जो रहेगी, हमारा पर्यावरण जो रहेगा, वह भी संरक्षित रहेगा। टैग करिए ना, जोड़िए ना। तो एक बेनिफिट है कि नहीं है? दूसरा बेनिफिट, अब सोचिए कहीं पर पूरा एरिया सूखा हुआ हो, पूरा एरिया सूखा हुआ हो, कहीं कोई आपको दलदल वाला जगह ना मिले, कहीं कोई आपको तालाब उलाब नहीं मिले, वहां पर आप कभी बोरिंग करा करके देखिएगा। अंडरग्राउंड वाटर जो वहां पर रहेगा, भूमिगत जो जल रहेगा, वो काफी नीचे रहेगा, और उसको बोरिंग कराने के लिए ढेर सारा आपका खर्चा आएगा। जबकि जहां पर वाटर लेवल ऊपर रहेगा, वहां पर आपको अपना बोरिंग कराने के लिए कम गहराई तक जाना पड़ेगा। कम गहराई तक जाइएगा तो इससे क्या रहेगा, आपका पैसा भी तो बच रहा है। यानी अंडरग्राउंड वाटर को मेंटेन रखने में ये बड़ा काम देता है। ठीक है, बेनिफिट सुनिए खाली इसका क्या क्या है। तीसरा चीज अगर मैं बताऊं तो, या जो भी नंबर का रहेगा, सबसे बड़ी बात है क्या, ये वाटर सप्लाई भी तो कर रहा है, जल की आपूर्ति भी तो कर रहा है। अगर कहीं पर इस तरह का प्रॉपर एरिया है तो उस एरिया से आप क्या करते हैं भाई, अपने खेत को पटा लेते हैं। बात समझ रहे हैं? वहां की पानी को आप फिल्टर करके कहीं आप ये कह सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर के तौर पर घर घर पहुंचा सकते हैं। ये भी हमारे यहां हो रहा है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ फिश का वो क्या है भाई, हैबिटेट है। तो आपको एक तरह से समझिए फूड चेन भी आपको दे रहा है,
मतलब अलग अलग तरह का फूड भी प्रोवाइड कर रहा है, तो बेनिफिट्स हैं। और अगर इसको प्रोटेक्ट नहीं करिएगा तो कोई फायदा है? इसी कंसर्न को लेकर के जो है ईरान के रामसर में यूनेस्को ने मीटिंग बुलाई थी, और उस मीटिंग में 1971 में कुछ स्टेप्स या कुछ मेजर्स जो थे वो डिसाइड किए गए थे कि हमको आगे आने वाले समय में ये सब चीज करना है, ठीक है ना। तब जाकर के जो है रामसर कन्वेंशन का नाम आया, और उसी के थ्रू आउट जो है किसी साइट को रामसर साइट के रूप में नोटिफाई करते हैं। अब क्लियर हो गया रामसर साइट क्या है, बेनिफिट्स भी मैंने बता दिया रामसर साइट। दूसरा पॉइंट, रामसर संधि भले 1971 में हुई, लेकिन क्या कोई कॉन्वेंशन किसी ईयर अगर ऑर्गेनाइज होता है तो उसी ईयर वो इनैक्ट हो जाता है? नहीं। तो सवाल उठता है कि रामसर कन्वेंशन इनैक्ट कब से हुआ भाई? तो रामसर कन्वेंशन जो है 1975 में इनैक्ट हुआ। इनफोर्स जो इसको किया गया 1975 में। जैसे मान लिया जाए आज हम लोग आपस में बैठे हुए हैं, कुछ डिसाइड कर लें, तो आज कितना तारीख है? 23 है, 23 फरवरी है, यानी 23 फरवरी को कुछ हमने डिसाइड किया। तो डिसाइड हुआ तो एक कन्वेंशन हुआ जिस पर आपस में क्या हुआ, सहमति बनी। मतलब मैंने कोई बात रखा और आपने भी कहा कि हाँ सर ठीक है ठीक है ठीक है। इनफोर्स हम लोग कब करेंगे? जब इस पर और भी आप सोच लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। सब जगह पूछ लीजिएगा यार सर ने एक बात कहा था, वो बात सही है कि गलत है, पहले उस पर सोच लीजिएगा। फिर उसके बाद उसका नोटिफिकेशन निकलेगा, और फिर उसको जो है इन्फोर्स किया जाएगा। तो इन्फोर्स बाद में हुआ 1975 में, ठीक है ना। इंडिया अभी रामसर साइट के भीतर अभी नहीं गया है। इसलिए नहीं गया है इंडिया क्योंकि इंडिया में 1970 के डिकेड में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है 1971 में, जिस समय आपका रामसर कन्वेंशन हो रहा है उसी साल इंडिया में बांग्लादेश के साथ या मतलब पाकिस्तान के साथ लड़ाई चल रही है। फिर इंडिया में इमरजेंसी आ गया 1975 में। इंडिया में पॉलिटिकल आप समझिए चैलेंजेज आ गए, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आपको देखने को मिलती है। जब इंदिरा गांधी की सरकार 1977 में चली जाती है, फिर अगला 2 साल में 2 मुख्य प्रधानमंत्री आपको देखने को मिल जाते हैं सेंट्रल लेवल पर। तो जब आप ही अनस्टेबल हैं तो आप ऐसे किसी रामसर कन्वेंशन को कैसे अप्रूव करिएगा? तो 1970 के डिकेड में इंडिया रामसर कन्वेंशन को लेकर के बहुत कुछ नहीं कर पाता है। अब बात समझ रहे हैं ना। फाइनली इंडिया 1982 में, कब? 1982 में जो है रामसर कन्वेंशन को अप्रूवल देता है। लेकिन इससे पहले ही हमारा एक साइट है, उस साइट का नाम है चिल्का लेक उड़ीसा का, उसको रामसर साइट का स्टेटस दे दिया गया था। बात समझ रहे हैं ना। तो ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं रामसर साइट्स को लेकर के, और रामसर साइट्स को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अब देखो इसमें, तो ये इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का है। अब देख, रामसर स्थल पृथ्वी की बायोडायवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण है, जैव विविधता के लिए डिस्कस हो चुका है। अब जो चीज मैं बताया हूं उन्हीं चीजों को लिखा हुआ है। रामसर कन्वेंशन यूनेस्को द्वारा 1971 में स्थापित एक इंटर गवर्नमेंटल पर्यावरण ट्रीटी है, यानी पर्यावरण को लेकर के संधि है। रामसर संधि 2 फरवरी 1971 को ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित रामसर शहर में हुई थी। आ गया ना। अब देखिए उद्देश्य क्या है, पृथ्वी पर जो आर्द्र भूमि है उनको संरक्षण करना है, वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करना। रामसर संधि कब से लागू हुआ? 1975 से। भारत ने रामसर संधि पर साइन कब किया? 1 फरवरी 1982 को। उड़ीसा का चिल्का लेक भारत का पहला रामसर साइट है। जितना पॉइंट बताए थे सब आपके स्लाइड में आ गया है ना। अब देखिए कुछ और, अब रामसर साइट को लेकर के कुछ और नंबर्स की बात करते हैं, कुछ और फिगर्स को देखते हैं हम लोग। जैसे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रामसर साइट वाला देश कौन सा है? यूके, यूनाइटेड किंगडम। सेकंड पे मेक्सिको है, और थर्ड पे कौन है? इंडिया, 89। यानी यूके के भीतर अगर बात करिए 176, मेक्सिको के भीतर 144, और इंडिया के भीतर 89 एट प्रेजेंट, अभी तक। घर में जाइए 6 बजे के बाद, 6:30 में एक नोटिस आ जाए, इंडिया में 10 गो नया कोई वेटलैंड को रामसर साइट नोटिफाई कर दिया गया है। तो यहाँ के बाद काम कौन करेगा? आप ना करिएगा।
कि अभी तक जो 89 है वो मैंने अपडेट करके बता दिया। अब अगर कोई नया करंट अपडेशन होता है तो वो आपको फोकस करना होगा। देखिए अब अपडेशन आपसे अब करना क्या रहेगा, आपको अब आपको इस पर मेहनत करना पड़ेगा। क्या रामसर साइट क्या होता है, रामसर कन्वेंशन क्या है, अरे अब इस पर मेहनत करना है। यूनेस्को क्या है, अब इसे सोचना है, नहीं ना सोचना है। अब केवल फिगर डेटा ही ना चेंज करना है कि भाई 10 दिया गया, कौन सा सिटी का दिया गया, अप्रोच समझिए कौन से शहर का या कौन से डिस्ट्रिक्ट राज्य में हमारा है, उसको बस देख लीजिए। केवल आपको जो रीसेंट डेवलपमेंट हो रहा है उसी को केवल लास्ट में देखना है और फिगर बस चेंज करिए, हो गया रामसर साइट। ठीक है ना। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रामसर एरिया कहां है, देखो रामसर एरिया बात कर रहा हूं, नॉट वेटलैंड एरिया। कीवर्ड पकड़िए, जीएस में कीवर्ड का रोल है। ए भारत पाकिस्तान, यहां देखो पहले, यहां पर फोकस करो, गलती हो जाएगा एग्जाम में, फिर मत बोलना। और यही होता है, हम लोग कीवर्ड छोड़ देते हैं। तो रामसर एरिया वाला, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रामसर एरिया वाला देश कौन सा है, नॉट रामसर साइट वाला कंट्री आपसे पूछ रहा है। अगर रामसर साइट वाला कंट्री पूछेगा तो यूके हो जाएगा, बट अगर रामसर एरिया वाला देश हमसे पूछेगा तो आंसर हमारा चेंज हो जाएगा, ब्राजील। 2,67,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है ब्राजील में रामसर साइट के अंतर्गत है। ठीक है ना। जैसे मैंने वही अभी जो नोट का एग्जांपल दिया कि आपके पास अगर 20 को 20 का नोट है और उनके पास एक 500 का नोट है, तो उनका एक को नोट जो है आपसे ज्यादा वैल्यू रख रहा है। ठीक है ना। तो संख्या में यूनाइटेड किंगडम के पास भले रामसर साइट ज्यादा है, बट रामसर एरिया की अगर बात करेंगे तो किसके पास ज्यादा रहेगा, ब्राजील के पास। नींद आ रहा है जी, गाल पर से हाथ हटाओ। दुनिया का पहला रामसर स्थल कौन सा है भाई, इंडिया के भीतर तो हमने मान लिया कि भाई इंडिया के भीतर पहला जो रामसर साइट है वो हमारा कौन है, ओडिशा का चिल्का लेक। लेकिन वर्ल्ड लेवल पर ये तो क्वेश्चन दिमाग में उठना चाहिए था। तो ये हमारा है, ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है कोबर्ग पेनिनसुला, जिसे 1974 में रामसर साइट घोषित किया गया था। यानी वर्ल्ड में किसी वेटलैंड को रामसर साइट के रूप में अप्रूवल देने का काम कब से शुरू होता है, 1974 से, जब ऑस्ट्रेलिया का कोबर्ग पेनिनसुला को जो है रामसर साइट नोटिफाई किया जाता है तब। इंडिया का पहला रामसर साइट, ओडिशा का चिल्का लेक, और ऑस्ट्रेलिया का रामसर साइट, या वर्ल्ड का फर्स्ट रामसर साइट कोबर्ग पेनिनसुला। क्लियर है। अच्छा, पेनिनसुला क्या होता है, प्रायद्वीप क्या होता है, कौन से क्लास में बाबू अभी, ग्रेजुएशन हो रहा है, कंप्लीट हो गया, कौन सा सब्जेक्ट से, पॉलिटिकल साइंस। ज्योग्राफी रखी थी सब्सिडरी वगैरह में, मैट्रिक पढ़ी हो, अभी कंप्लीट कर रही हो सब्जेक्ट, हिंदी। कौची में एडमिशन लीजिएगा, क्या सोच रहे हैं, अरे तो कौची में एडमिशन लीजिएगा, ज्योग्राफी से लीजिएगा। हाँ, कौन सब्जेक्ट, फिजिक्स ऑनर्स, बीटेक, जूलॉजी, हिस्ट्री, कौन सा, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, हिस्ट्री। फिजिक्स हो, हिस्ट्री हो, चाहे कोई भी किसी भी स्ट्रीम से हो, आप लोग सब मैट्रिक पासे करके गए होंगे आगे। स्ट्रीम चेंज होता है इंटरमीडिएट से, मैट्रिक तक कोई स्ट्रीम चेंज नहीं होता है। और मैट्रिक में आप देख लीजिएगा, ज्योग्राफी की जो बुक है उसमें पेनिनसुला का डेफिनेशन दिया रहता है। वो एरिया जो 3 तरफ से पानी से और एक तरफ से जमीन से घिरा हुआ हो, उसको हम लोग प्रायद्वीप यानी कि पेनिनसुला कहते हैं। लाइक इंडिया, भारत क्या है, प्रायद्वीप का एग्जाम्पल है। 3 तरफ से पानी है और एक तरफ से हमारे पास लैंड है, स्थल है। आइलैंड किसको कहते हैं, द्वीप, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ। तो यो बताना पड़ेगा। तो हम पता था तो हम पूछे क्या थे, बताना चाहिए कि सर प्रायद्वीप पता है, बता देना चाहिए था। हम यही ना पूछे क्या होता है पेनिनसुला, प्रायद्वीप क्या होता है। ठीक है,
चलिए ध्यान में रखिएगा। अब आता है सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है। तो सबसे बड़ा रामसर साइट जो है ब्राजील में रियो निग्रो है, और कांगो डेमोक्रेटिक गणराज्य में निगरी तुम्बा मेनडोम्बे, और कनाडा में क्वीन मॉड गल्फ है। ये सब क्या है भाई, तो रामसर साइट है सबसे बड़ा। लेकिन सब में सबसे बड़ा कौन हो गया भाई, ब्राजील में रियो निग्रो, सबसे बड़ा जो है ब्राजील का रियो निग्रो। इसी को याद रखिएगा, बाकी बात साइड कर दीजिएगा। वर्ल्ड का पहला रामसर साइट कोबर्ग पेनिनसुला ऑस्ट्रेलिया, 1974 में स्टेटस मिलता है। और वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट यानी लार्जेस्ट जो आपका रामसर साइट है वो कौन सा है, रियो निग्रो, कहां का, ब्राजील का। 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर केवल एक रामसर साइट का है, बाकी तो छोड़ ही दीजिए। ब्राजील का ऐसे भी एरिया ज्यादा है ना। एरिया के अकॉर्डिंग ब्राजील कितने नंबर का कंट्री है, सोच लीजिए। 5वें नंबर पर ब्राजील है, ठीक है ना। इंडिया 7th नंबर का है एरिया में, और ब्राजील 5th नंबर का है, ठीक है। देखो अभी सब फैक्चुअल चल रहा है, ये सब पीटी फैक्ट अभी बताए थे। अब आता है रामसर साइट दर्जा का शर्त, बुझाया। अब इस टॉपिक पर बात करें, ये रहेगा आपका मेंस अप्रोच। आपसे कभी पूछ ले रामसर साइट दर्जे की शर्त बताइए, कैसे किसी वेटलैंड को हम रामसर साइट का दर्जा देते हैं। ये हो सकता है केवल शॉर्ट नोट्स में पूछ ले। केवल अगर शॉर्ट नोट्स में पूछेगा कि रामसर साइट दर्जा का शर्त के बारे में बताइए, तो केवल क्या करिए, रामसर साइट को डिफाइन करिए और इसका शर्त लिख दीजिए। टोटल 9 कंडीशन है। टोटल कितना है, 9 कंडीशन है कि किसी वेटलैंड को हम रामसर साइट का दर्जा देते हैं। कितना कंडीशन, 9 कंडीशन याद रखिएगा। रामसर स्थल बनने के लिए निम्नलिखित 9 मानदंडों में से एक को पूरा किया जाना चाहिए। 9 में से अगर एक क्राइटेरिया कोई फुलफिल करता है तो उसे हम लोग रामसर साइट का दर्जा दे देंगे। पहला क्या है भाई, यदि इसमें उपयुक्त जैव भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले प्राकृतिक या निकट प्राकृतिक आर्द्र भूमि प्रकार का प्रतिनिधि हो, दुर्लभ या अनूठा उदाहरण शामिल हो। देखिए कह रहा है क्या, अगर कोई एप्रोप्रिएट जियोग्राफिक रीजन सबसे पहले होना चाहिए जहां पर वेटलैंड हो। जैसे मान लिया जाए राजापुल के इस बिल्डिंग को हम रामसर साइट के रूप में नोटिफाई कर दें क्या, कैसे कर देंगे, एप्रोप्रिएट जियोग्राफिक रीजन है, नहीं है। तो पहला कह रहा है क्या, एप्रोप्रिएट जियोग्राफिक रीजन दैट इज वो नेचुरल वेटलैंड हो। वो क्या होना चाहिए, नेचुरली वेटलैंड हो। या फिर अब ऐसा करते हैं, अपना खेत को जाकर के कोड़ दें। जैसे जब धान रोपनी होता है तो धान रोपनी, अरे समझते ना धान रोपनी जी, तो उसमें क्या किया जाता है, खेत को कोड़ करके उसमें कादो किया जाता है। दलदल तो वो बन गया, उसको वेटलैंड के रूप में नोटिफाई कर लीजिएगा क्या, नहीं। यही लाइन कहा गया है, यदि इसमें एप्रोप्रिएट जैव भौगोलिक मतलब जो बायोजियोग्राफिक रीजन रहे, वो इस क्षेत्र में पाए जाने वाले नेचुरल या नियरेस्ट नेचुरल आर्द्र भूमि प्रकार का प्रतिनिधि हो, या तो वो रेयर हो या यूनिक एग्जाम्पल हो, उसको हम लोग क्या देते हैं, रामसर साइट के रूप में नोटिफाई करते हैं। जैसे आपके गांव कस्बे शहर में कोई इस तरह का अगर प्लेस दिखे तो उसके बारे में जानकारी उठाइए और जानकारी लेकर के आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेज दीजिए या यूनेस्को को मेल कर दीजिए। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मेल करिएगा या अपनी सरकार को मेल करिएगा, सरकार क्या करेगी, उसके बारे में परखेगी, पहले जांचेगी क्या वो ये 9 क्राइटेरिया में से किसी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, क्या वो नेचुरल एरिया है, बात समझ रहे हैं ना, या वो फिर नियर नेचुरल एरिया है, लगभग नेचुरल एरिया हो गया है। जैसे मान लीजिए किसी इंसान के एक्टिविटी से उस रूप में कन्वर्ट हो गया है बट कंप्लीट नेचुरल नहीं है। लेकिन अब क्या हो रहा है, बहुत लंबे समय से जो है आपकी एक्टिविटी से कोई उस तरह का मार्सी लैंड में कन्वर्ट हो गया और वो किसी एक क्राइटेरिया को फुलफिल कर ले रहा है, तो उसे आप क्या दे दीजिएगा, रामसर साइट का स्टेटस। तो पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, यदि यह कमजोर, लुप्त प्राय या गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों या संकटग्रस्त पारिस्थितिकी समुदाय का समर्थन करता है। मतलब हो गया, या तो इस एरिया में जैसे बहुत सारा ऐसा जीव जंतु होता है, प्लांट्स होता है, जो क्या रहता है भाई, इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में है, ठीक है, या एक्सटिंक्ट कैटेगरी में है। बोलते हैं ना हम लोग, एक्सटिंक्ट मतलब खत्म में हो गया, नियर थ्रेटेंड खतरे के नजदीक, थ्रेटेंड कैटेगरी में,
बात समझ रहे हैं ना? तो मतलब ये साफ है कि अगर ये इन सब स्पेसीज को अपने पास अगर रख रहा हो, कोई एक दो प्लेस भी अगर इसका स्पेसीज यहां पर देखने को आपको मिल जाए, तो ऐसे वेटलैंड को, लेकिन वेटलैंड होना चाहिए। पहला क्राइटेरिया तो है, देखो पहला क्राइटेरिया क्या है, वेटलैंड होना चाहिए। अगर किसी वेटलैंड में कोई स्पेसीज आपको लगे कि रेयर स्पेसीज है, आपको लगे कि ये नियर थ्रेटेंड है, ठीक है, आपको लगे कि एक्सटिंक्शन के नजदीक जा रही है, या आपको लगे इंडेंजर्ड है, तो ऐसे प्लेस को इस रूप में हम लोग घोषित कर सकते हैं, रामसर साइट का दर्जा दिया जा सकता है। और रामसर साइट का दर्जा देने का बेनिफिट क्या होगा, उस स्पेसीज को प्रोटेक्ट किया जाएगा, उस स्पेसीज के प्रोटेक्शन के लिए, संरक्षण के लिए कदम उठाए जाएंगे। ठीक है ना? तीसरा, यदि यह किसी विशेष जैव भौगोलिक क्षेत्र की जैविक विविधता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण पौधा या जानवर की प्रजाति की आबादी का समर्थन करता है। जैसे मान लिया जाए, अभी मैंने बताया था एक एरिया को लेकर के कि वो एरिया जो है बबूल के पेड़ के लिए काफी खास है। कौन सा प्लेस के बारे में बताया था, सोच लीजिए। हमको तो लगता है हम बताए थे थरथंगल को लेकर के, तमिलनाडु वाला। बात समझ रहे हैं? तो एक प्रॉपर स्पेसीज के लिए खास हुआ कि नहीं हुआ, कि बबूल के पेड़ के लिए वो काफी ज्यादा जाना जा रहा है। तो यही कह रहा है कि मान लीजिए किसी एक जैविक विविधता किसी का रहे, एक बायोडाइवर्सिटी अगर किसी रीजन का रहे, और वहां का कोई इंपॉर्टेंट प्लांट्स हो या इंपॉर्टेंट कोई एनिमल स्पेसीज हो, अगर उसको वो प्रोटेक्ट करके रख रहा है, तो वैसे साइट को भी हम क्या दे सकते हैं, रामसर साइट का दर्जा दे सकते हैं। मतलब कोई वेटलैंड में अगर कोई स्पेशल स्पेसीज हमको देखने को मिल रही है, ठीक है, केवल वहीं पर मिले, तो उसे उस स्पेसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या बोल देंगे, रामसर साइट। ठीक है। नेक्स्ट, यदि यह प्लांट या जानवरों की प्रजातियों को उनके जीवन चक्र के महत्वपूर्ण चरण में समर्थन करता है या प्रतिकूल परिस्थिति के दौरान शरण प्रदान करता है, तो उसे हम लोग जो है क्राइटेरिया 4 के अंतर्गत उस प्लेस को हम लोग क्या देते हैं भाई, रामसर साइट का दर्जा देते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल बताता हूं, या फिर यहां पर दो बातें बताई गई है, उनके लाइफ साइकिल का महत्वपूर्ण फेज में, इंपॉर्टेंट फेज में, या फिर प्रतिकूल परिस्थिति के दौरान अगर शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, तो उस प्लेस को, उस वेटलैंड को हम रामसर साइट के रूप में नोटिफाई करते हैं। बिहार का बेगूसराय का कांवर ताल, या झारखंड का जो अभी उधवा लेक आया है, इसको आखिर क्यों रामसर साइट का स्टेटस दिया गया? एक्चुअली आप देखिएगा, खासतौर पर बेगूसराय वाला रीजन में, कांवर ताल के रीजन में जब जाड़ा होता है, तो जाड़ा के समय पर आपको यहां पर साइबेरियन क्रेन देखने को मिलेगा। सोचिए साइबेरिया कहाँ है, कहाँ है जी साइबेरिया? बाबू बहुत मेहनत करना पड़ेगा, जियोग्राफी सोच रहे हैं प्रभु। ठीक है, यूरोप में किस कंट्री में? रशिया में। ठीक है, साइबेरिया। आपको छोड़ दिया जाएगा ना एक दिन, तब बेहोश होकर के आ जाइएगा, इतना ठंडा है। मतलब हमारे यहाँ गर्मी होता है तभी वो वहां ठंडा होता है, अंदाजा लगा लीजिए, बर्फ पूरा जमा हुआ रहता है। जब सोचिए जब हमारे यहाँ जाड़ा रहेगा तब वहां क्या होगा। अगर हमारे ही यहाँ ही जाड़ा हो जाए तब वहां और ज्यादा जाड़ा होगा। तो उस केस में जो साइबेरियन क्रेन होते हैं, वो साइबेरियन क्रेन माइग्रेट करके आपको यहां पर आ जाते हैं। तो आया, प्रतिकूल परिस्थिति के दौरान शेल्टर प्रोवाइड किया कि नहीं आपका कांवर ताल? तो आपने दिया कि नहीं दिया उसको? ठीक है। दूसरा बात, अब देखिए बहुत सारे बर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने ब्रीडिंग के लिए, अपने प्रजनन के लिए किसी दूसरे प्लेस पे जाते हैं। ऐसा नहीं कि जहां पर अगर रह रहा है वहीं पर वो ब्रीडिंग करेगा, नहीं, ब्रीडिंग के लिए किसी दूसरे प्लेस पर जाएगा वो। तो जब भी किसी वैसा हैबिटेट, उनके यही लाइन है, उनके जीवन चक्र के महत्वपूर्ण चरण में समर्थन कर रहा है, ब्रीडिंग करेगा तब तो आगे का जनरेशन आएगा, तब जो है क्राइटेरिया 4 के अंतर्गत जो है आप उसको रामसर साइट का दर्जा दे देते हैं। ठीक है ना? तो ये है आपका 4 क्राइटेरिया। अब देखो भाई, 5वां क्राइटेरिया, यदि कोई वेटलैंड रेगुलरली 20,000 या उससे ज्यादा वाटर वर्ड्स स्पेसीज को सपोर्ट करता है, वहां पर रह रहा हो उसका पॉपुलेशन, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रामसर साइट के रूप में नोटिफाई उसको किया जा सकता है। डेटा देखिए, अभी पहली बार आपके पास डेटा आया, और वो डेटा क्या आया, 20,000।
इससे पहले कहीं डेटा आपने देखा नहीं। तो क्राइटेरिया 5 में आपको ध्यान रखना है 20,000 जल पक्षी का समर्थन कर रहा है, यानी वाटर वर्ड्स का समर्थन कर रहा है, यानी वैसा वर्ड जो वाटर पर डिपेंडेंट रहे, उसी के आसपास रहे। 20,000 अगर स्पेसीज वहां पर आपको मिलेगा तब उसको आप क्या करिएगा, रामसर साइट के रूप में नोटिफाई कर सकते हैं। यदि यह रेगुलरली जल पक्षी की एक प्रजाति या सब स्पेसीज की आबादी में 1% का समर्थन करता है। अब क्या कर रहा है, या देखो नंबर बता दिया 20,000 वाटर वर्ड्स का, या तो वाटर वर्ड्स का 20,000 नंबर रहे, या फिर वाटर वर्ड्स का स्पेसीज का या सब स्पेसीज का 1% पॉपुलेशन, या तो 20,000 या फिर 1% पॉपुलेशन। तो 20,000 किस में है, क्राइटेरिया 5 में, और 1% पॉपुलेशन में। जैसे अब मान लीजिए सपोज 500 बर्ड पॉपुलेशन है किसी का, कोई एक वर्ड हमारे पास बर्ड स्पेसीज है, बटर बर्ड स्पेसीज है, और उसका 500 टोटल फिगर है, बचा कितना है भाई 500। अब इस 500 में से आप 20,000 कहां से निकालिएगा, कौन सा क्राइटेरिया पूरा करिएगा। लेकिन अगर किसी वेटलैंड में इस 500 का 1% पॉपुलेशन भी अगर रह रहा है तो उसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, रामसर साइट के रूप में। बात समझ रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा। अब देखो भाई अगला क्राइटेरिया 7वां, यदि यह स्वदेशी मछली उप प्रजातियों या परिवारों, जीवन इतिहास चरण, प्रजाति के परस्पर संबंध और या आबादी के एक महत्वपूर्ण रेशियो का समर्थन करता है जो आर्द्र भूमि के बेनिफिट्स या उसके मूल्य का रिप्रेजेंटेशन करता है और इस प्रकार वैश्विक जैव विविधता में योगदान करता है। इतना लंबा लिफाफा कुछ नहीं करना है, सिंपल सा ऊपर वाला लाइन पकड़ लीजिए, ठीक है ना, ये वाला स्वदेशी मछली मतलब लोकल कोई फिश का अगर पॉपुलेशन को वो सपोर्ट कर रहा है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। जैसे मान लिया जाए मिथिला में जो मछली मिल सकता है दरभंगा में, मधुबनी में, वो मछली आप कैमूर में ढूंढिए। सोन नदी में बहने वाली सोनबचवा मछली को आप बिहार के भागलपुर में जाकर के ढूंढिए, मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। मछली की वैरायटी भी क्या हो रही है, अपने अपने जगह के अनुसार क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। चावल तो हमारे यहां भी उगाया जाता है, चावल रोहतास और कैमूर में भी उगाया जाता है, लेकिन रोहतास और कैमूर के चावल की डिमांड उतनी क्यों है जो आपके चावल की डिमांड नहीं है। कतरनी चावल तो आपके यहां भी उगा सकते हैं और कतरनी चावल तो भागलपुर में भी उगाया जाता है, तो भागलपुर का कतरनी चावल का इतना डिमांड क्यों है, आप अंदाजा लगाइए, सोचिए उसके बारे में। बात समझ रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं किसी लोकल लेवल पर अगर जो है वो स्वदेशी मछली का अगर प्रजाति को यानी कि स्पेसीज को, सब स्पेसीज को सपोर्ट कर रहा है, तो क्राइटेरिया 7 के अंतर्गत हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, उसे उस वेटलैंड को रामसर साइट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। 8, यदि वह एरिया मछली के लिए फूड अवेलेबल करा रहा हो, मतलब उसी प्लेस में अगर मान लिया जाए फिश के लिए फूड स्टोरेज का कहीं काम हो रहा है या फूड स्टोरेज वहीं पर है, वो एरिया उसको प्रोवाइड कर रहा हो और इस कारण से मछली का झुंड वहां पर, ग्रुप जो है वहां पर आ जाए, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, क्राइटेरिया 8 के अंतर्गत हम लोग उसे रामसर साइट बता सकते हैं। यानी 7 में आपका मछली की स्पेसीज, सब स्पेसीज को लेकर के बात बताया गया, और 8 में क्या बताया गया, मछलियों के लिए भोजन यानी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर फिशेस, यानी उसके लिए अगर कोई प्लेस फूड अवेलेबल करा रहा है तो उसे आप रामसर साइट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप नहीं करिएगा, यूनेस्को करेगी, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। क्राइटेरिया यूनेस्को ही सेट की है। 9 क्या है, यदि यह रेगुलरली वेटलैंड पर निर्भर नॉन एवियन, ध्यान में रखिएगा, नॉन एवियन स्पेसीज की एक प्रजाति या सब स्पेसीज की आबादी में 1% का समर्थन करता है, तो इसे हम लोग क्या दे सकते हैं, वेटलैंड का, हम लोग वैसे वेटलैंड को हम रामसर साइट का दर्जा दे सकते हैं। अभी तक आप बात कर रहे थे वाटर वर्ड को लेकर के, कर रहे थे ना, पक्षी की बात कर रहे थे,
यही ना हो रहा है, वाटर बर्ड हो रहा, पक्षी हो रहा, मछली हो रहा है। क्या नॉन एवियन ग्रुप की बात हुई? नॉन एवियन एनिमल की बात हुई है? नहीं हुई है। यहां पर क्या बोला कि अगर कोई वेटलैंड का एरिया नॉन एवियन, नॉन एवियन का मतलब क्या होता है? गैर पक्षी, जो पक्षी नहीं है, उसका आबादी, ठीक है, उसका आबादी अगर किसी पर्टिकुलर वेटलैंड पर डिपेंडेंट है, तो वैसे प्लेस को हम लोग क्या दे सकते हैं? रामसर साइट का दर्जा दे सकते हैं, लेकिन 1% होना चाहिए। समझ रहे ना? एटलीस्ट 1% पॉपुलेशन जो होना चाहिए वो नॉन एवियन स्पेसीज का वहां पर डिपेंडेंट रहे, तब जाकर के हम उसे रामसर साइट के रूप में नोटिफाई करेंगे। ठीक है, तो रामसर साइट के रूप में नोटिफाई करने के लिए यही 9 कंडीशन आपके हैं, और इन्हीं 9 कंडीशन के अंतर्गत आप किसी साइट को रामसर साइट बताते हैं और किसी को नहीं बताते हैं। ठीक, अब देखो भाई, वेटलैंड क्या होता है? डेफिनेशन में ऑलरेडी बता चुका हूं, बट फिर भी अब देखिए आ गया। नमी या दलदली भूमि वाला वैसा क्षेत्र जो आंशिक रूप से, पार्शियली या पूरी तरह से जल से भरा हुआ रहता है, आर्द्र भूमि कहलाता है। ठीक है, नम या दलदल भूमि वाला कोई प्लेस जो पार्शियली यानी थोड़ा बहुत पानी से घिरा हुआ हो या पूरी तरह से पानी उसमें भरा हुआ हो, उसको हम लोग क्या कह देंगे? वेटलैंड। नॉट रामसर साइट। रामसर साइट, किसी ना किसी वेटलैंड को हम लोग रामसर साइट के रूप में नोटिफाई करते हैं। तो रामसर, ये वेटलैंड का आपका डेफिनेशन ये है। वर्ल्ड वेटलैंड डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? 2 फरवरी को। क्यों करते हैं 2 फरवरी को? क्योंकि 2 फरवरी 1971 1971 को ही ईरान में रामसर कन्वेंशन पर साइन किया गया था, रामसर कन्वेंशन को अप्रूव्ड किया गया था, इस कारण से। ठीक है ना, वेटलैंड, क्योंकि भाई आप रामसर कन्वेंशन क्यों किए हैं? रामसर कन्वेंशन आप किए हैं वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है ना, तो इसी कारण से 2 फरवरी को वेटलैंड डे सेलिब्रेट करते हैं। तो इस बार भी सेलिब्रेट हुआ होगा, तो इसकी थीम आई होगी। थीम क्या है भाई? हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों का संरक्षण। ये 2025 की थीम है, याद रखिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड का टोटल, अगर हम लोग जीए का बात करते हैं, जीए मतलब ज्योग्राफिकल एरिया, तो कितना परसेंट एरिया जो है वो वेटलैंड के अंतर्गत आता है? तो वर्ल्ड में 6.4% एरिया जो है वह वेटलैंड के अंतर्गत आता है। कितना? 6.4% एरिया वर्ल्ड का जो है वह वेटलैंड के अंदर है। कितना है? 6.4%। भारत में वेटलैंड के अंतर्गत कुल एरिया कितना है भाई? 1,52,600 किलोमीटर स्क्वायर, ये वेटलैंड का है इंडिया के भीतर। इसमें 43.4% इनलैंड वेटलैंड है और 24.3% कोस्टल वेटलैंड है। कोस्टल वेटलैंड मतलब जो समुद्र के किनारे हैं, जैसे सुंदरवन। सुंदरवन क्या है? समुद्र के किनारे आपका है। ठीक है ना, तो कोस्टल वेटलैंड का एग्जांपल हो गया। और इनलैंड वेटलैंड का मतलब बेगूसराय का काबर ताल, नागी नक्टी, जमुई वाला, ये क्या हो गया? तो ये हमारे पास इनलैंड है। समझ रहे ना? क्योंकि आपका जो लोकेशन आप इंडिया का देखिए तो कोस्टल भी आपके पास है और आपके पास इनलैंड वाटर, आपके पास टेरिटरी भी देखने को मिलती है। ठीक, तो इसी में 43.4% इनलैंड आपके पास है और कोस्टल भी आपके पास है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.63% है। यानी भारत के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का कितना परसेंट एरिया वेटलैंड के रूप में है? 4.63%। ठीक है ना? अब भाई भारत का टोटल एरिया कितना है? हैं? बहुत बढ़िया, 3287263 स्क्वायर किलोमीटर। भारत में टोटल जो है 19 टाइप का वेटलैंड है, अलग अलग तरह का। ठीक है, कोई एवियन के लिए है, कोई इसके लिए फेमस है, कोई उसके लिए फेमस है। मतलब टोटल कितने तरह का? 19 तरह का जो आपके पास इंडिया में वेटलैंड देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा वेटलैंड एरिया वाला स्टेट कौन है? देखो क्वेश्चन पूछा जा रहा सबसे ज्यादा वेटलैंड एरिया वाला स्टेट, वेटलैंड एरिया का स्टेट पूछा जा रहा, नॉट रामसर एरिया का स्टेट। बात समझ रहे हैं ना? सारा वेटलैंड क्या रामसर साइट है? नहीं ना है। 9 क्राइटेरिया में से जो किसी एक क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा उसको हम लोग क्या बनाएंगे? रामसर साइट बनाएंगे। तो सारा वेटलैंड रामसर साइट होगा? नहीं ना होगा। तो सबसे ज्यादा जो वेटलैंड आपके पास है वो गुजरात में है, और गुजरात में टोटल जो हमारी
वेटलैंड है उसका 22.7%, यानी अप्रोक्स 23% एरिया जो है वो आपका गुजरात कवर किए हुए किसका, वेटलैंड का। सेकंड नंबर पर, थर्ड पे, फोर्थ पे, भारत की रामसर साइट में आ जाइए। भारत ने रामसर कन्वेंशन पर कब साइन किया, अभी डिस्कस हो चुका है। चिल्का लेक ओडिशा का पहला, 89 रामसर साइट है इंडिया में। अब इंडिया में रामसर साइट के अंदर कितना एरिया है भाई, तो रामसर साइट के अंतर्गत हमारा जो एरिया है वो 1.358 मिलियन हेक्टेयर है, यानी 13,580 स्क्वायर किलोमीटर। आप सोच लो, यहां पर देख लो आप, आपके पास टोटल वेटलैंड 1,52,600 स्क्वायर किलोमीटर है। 1,52,600 स्क्वायर किलोमीटर जो है आपके पास वेटलैंड है। लेकिन आपके पास अगर हम लोग बात करते हैं रामसर साइट, इतना में से आपके पास रामसर साइट का एरिया कितना है, 13,580 स्क्वायर किलोमीटर। बहुत कम है कि नहीं है, नहीं कम है जी। कहाँ 1,00,000 समथिंग है, कहाँ, क्लियर। अरे वो हेक्टेयर में है, स्क्वायर किलोमीटर से आपको चेक करना है। अब देखिए 1982 से 2013 तक जो है भारत में 26 वेटलैंड साइट्स थे। कब से कब तक, 82 से 2013 तक। पहले ये रिपोर्ट नहीं आता था। वर्तमान में क्या है, सरकार अपनी अचीवमेंट्स को बताती है। इससे अगर आपसे पूछे वेटलैंड के अंतर्गत, वेटलैंड को लेकर के भारत सरकार के द्वारा कौन से कदम उठाए गए, कौन से स्टेप्स उठाए गए हैं, तो यही डेटा आप यूज कर देना। ठीक है, 1982 से लेकर के, चूंकि हमने 1982 में उसको इनेक्ट किया, अपने यहाँ साइन कर लिया, तो 1982 से लेकर के 2013 तक भारत में कुल 26 वेटलैंड थे। लेकिन अब जो है 2025 तक अगर हम लोग बात करते हैं तो 63 अब और एक्स्ट्रा ऐड कर दिए 63 को, तो टोटल कितना हो गया भाई, 89 साइट्स जो है अब हमारे यहाँ रामसर साइट के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो गवर्नमेंट का अचीवमेंट है कि नहीं है, आप यही बताइए। और किसी भी वेटलैंड को अगर रामसर साइट के रूप में हम कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियस है प्रोटेक्शन मेजर्स फॉलो जो करेंगे वो अच्छा होगा और आगे चलेगा, ठीक है ना। फिर वर्ष 2021 में देश के 14 जो हमारे वेटलैंड हैं वो रामसर स्थल के रूप में शामिल किए गए। अपडेट मतलब ईयर वाइज बता दे रहा हूं। 21 में कितना हुआ भाई, 14, 22 में कितना हुआ, 19। अब तक किसी एक पर्टिकुलर ईयर में सबसे ज्यादा अगर रामसर साइट नोटिफाई हुआ है तो वो कब हुआ है, 22 में, जब एक साथ इकट्ठे 19 वेटलैंड को रामसर साइट के रूप में नोटिफाई किया गया। ये इंडिया के लिए एक ह्यूज अचीवमेंट था। 23 में किसी भी वेटलैंड को रामसर साइट के रूप में नोटिफाई नहीं किया गया, 23 में 0 है। 24 में देश के 10 वेटलैंड को जो है रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया, और 25 में अब तक 4। खत्म होते होते कितना होगा पता नहीं, बट मे भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है ना। तो ये देखिए केवल डेटा है और कुछ नहीं, ये सब प्रीलिम्स फैक्ट है। हाँ, मेंस में कहाँ यूज करिएगा, जब गवर्नमेंट अचीवमेंट्स पूछेगा तब, तो गवर्नमेंट अचीवमेंट्स के भीतर या गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन के भीतर आप उसको यूज कर लेना। और इतना सारा डेटा नहीं करना है यूज, केवल वो करना कि 1982 से लेकर के 2013 तक। इसलिए क्योंकि वर्तमान सरकार जो है 2014 में आई है, मोदी जी की सरकार, तो वर्तमान सरकार अपनी अचीवमेंट को बताती है। आपको ऐसा नहीं करना है कि मोदी जी काम कर रहे हैं इसके लिए, नहीं, तब बोलेगा जाओ तुम भी मोदी जी के लिए काम करो। ये सब काम नहीं करना है, आपको सीधा सा बताना है सरकार का इनिशिएटिव्स, ठीक है। पहले बस इतना लाइन लिख दीजिए, इसके बाद कुछ नहीं। आप बता दे रहे हैं कि पहली सरकार भी कितना काम की है और वर्तमान सरकार भी कितना काम कर रही है, उसी लाइन में क्लियर हो रहा है। इसमें ज्यादा मसाला मारने की नीड नहीं है। हाँ, डेटा बताइएगा तभी ना, तब ना क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सर्वाधिक रामसर स्थल वाले राज्य, तमिलनाडु 20, यूपी 10, पंजाब और ओडिशा में 6, ठीक है ना। रामसर एरिया नहीं है, रामसर स्थल है, ठीक है। सबसे ज्यादा रामसर क्षेत्रफल वेस्ट बंगाल का है, फिर ओडिशा का, केरल का, तमिलनाडु का। सोच लीजिए
सबसे ज्यादा रामसर साइट तमिलनाडु पे है, बट एरिया में बात करेंगे तो चौथे नंबर पर आ जाता है। और सबसे ज्यादा वेटलैंड एरिया पूछेगा तो वेटलैंड गुजरात में, वेटलैंड एरिया गुजरात। यही कंफ्यूजन एग्जाम में होगा बाबू, मैं लिख के देता हूं। इसलिए शुरुआत में जब पढ़िए तो बड़ा आराम से पढ़िए। देखिए मैं भी इतना प्रेशर में नहीं पढ़ा रहा हूं कि मैं तुरंत खत्म करके आपके दिमाग से बाहर कर दूं, नहीं। अब आपने कह दिया कि सर पहली क्लास मेरी है, इसलिए मैं थोड़ा रुक गया, जो 3-4 टॉपिक में खत्म करा देता। तो थोड़ा सा आपको यह समझना पड़ेगा कि जहां जहां मैं अगर जोर दे रहा हूं कि नहीं, अगर आपसे वेटलैंड पूछ रहा है तो वेटलैंड, अगर आपसे रामसर साइट पूछ रहा है तो रामसर साइट, नहीं तो गड़बड़ाइएगा तो खत्म हो जाइएगा। और यही कंफ्यूजन होगा, इसीलिए हम बोले थे फोकस करो, क्रिकेट बाद में देखना। अब ये सब पाकिस्तान देख रहा है, जुट्टो चौका उका मारेगा, दिल पर दर्द होगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तब विकेट विकेट गिरता तो खुशी भी होता, ठीक है ना? तो ये ध्यान में रखिए। अब देखिए भाई, सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है? वेस्ट बंगाल का सुंदरवन। सबसे बड़ा लार्जेस्ट वेटलैंड साइट वेस्ट बंगाल का सुंदरवन है। और वर्ल्ड में रियो नेग्रे, ब्राजील। ये भुला गए, देख लीजिए। केरल का वेम्बनाद जो लेक है वो भारत में दूसरा बड़ा रामसर साइट है। पहला पे कौन हो गया? सुंदरबन। सेकंड पे कौन हो गया? वेम्बनाद। थर्ड पे कौन है? ओडिशा का चिल्का लेक। फोर्थ पे कौन है? ओडिशा का सतकोशिया, ये फोर्थ है। और पांचवें पे कौन है? आंध्र प्रदेश का कोलेरू। ये 5 लार्जेस्ट रामसर साइट है इंडिया के। पहला में सुंदरबन, दूसरा में कौन सा? वेम्बनाद केरल का, तीसरा में ओडिशा का चिल्का, चौथा में ओडिशा का सतकोशिया, पांचवा में आंध्र प्रदेश का कोलेरू। तो ये 5 लार्जेस्ट वेटलैंड साइट है इंडिया के, ठीक है। जब बड़ा पढ़ेंगे तो छोटा भी तो हो जाएगा। सबसे छोटा रामसर साइट हिमाचल प्रदेश का रेणुका, 0.20 स्क्वायर किलोमीटर है। और इतना ही एरिया जो है तमिलनाडु के बेम्बानूर वेटलैंड का है, इसका भी 0.20 है। और ये अभी रिसेंट बना है बेम्बानूर। इसलिए जब पहले क्वेश्चन बनाइएगा, क्वेश्चन बैंक बनाइएगा, तो रेणुका को लेकर के क्वेश्चन पूछा हुआ है तो रेणुका आपको दिख जाएगा। लेकिन अब जो है क्वेश्चन बैंक में थोड़ा सावधानी देखिएगा। अगर रेणुका और बेम्बानूर दोनों आपको दिख रहा है तो आंसर दोनों लगा लीजिएगा, क्योंकि दोनों का पर्टिकुलर एरिया जो है 0.20 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है ना। दूसरा सबसे छोटा, ये तो दोनों तो बराबर है। इसके बाद कौन छोटा है भाई? तमिलनाडु का वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी है, वो दूसरा सबसे छोटा है। और तीसरा सबसे छोटा तमिलनाडु का उदय मार्तंडपुरम है। तो आप अंदाजा लगा लो, जो अगर हम 4 पढ़ रहे हैं सबसे छोटा, उसमें आपको 3 तो तमिलनाडु का ही है। तो तमिलनाडु में नंबर भले बड़ा कर दिया, लेकिन एरिया देखिए 0.20 स्क्वायर किलोमीटर, 0.40 स्क्वायर किलोमीटर दिख रहा है। 0.44 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का जो है वेटलैंड है, 1 स्क्वायर किलोमीटर भी नहीं है। लेकिन वेटलैंड रामसर साइट के रूप में कन्वर्ट तो हो गया, तो नंबर तो आ जाएगा ना अलग अलग एरिया का। बात समझ रहे हैं ना? तो ये बिहार की रामसर साइट 3 है। कांवर लेक या कांवर ताल बेगूसराय, नागी बर्ड सेंचुरी जमुई और नकटी बर्ड सेंचुरी जमुई। कांवर लेक या कांवर ताल को 21 जुलाई 2020 को भारत के 38वें रामसर साइट के रूप में नोटिफाई किया गया था। और वर्ल्ड लेवल पर यह 2436वां वेटलैंड था। इसका एरिया कितना है भाई? 2620 हेक्टेयर है, बहुत कम, ठीक है ना। अब देखो भाई, ये हम लोग देख लिए कि बिहार में कौन कौन से रामसर साइट है। अब सबसे बड़ा बात आता है रामसर साइट को लेकर के कंसर्न। यानी रामसर साइट के सामने चुनौतियां क्या है? पहला है प्रदूषण, पॉल्यूशन, जो आप और हम करते हैं। हम लोग जाते हैं, पानी का बॉटल पिए, फेंक दिए। नॉर्मली हमारा आदत क्या होता है?
कहीं पर हम कोई दलदल वाला एरिया देखे, कहीं कचरा उचरा जमा हुआ है, वहीं पर फेंक दिए। नहीं, कुरकुरे खाए, लेज खाए, चिप्स खाए, रैपर वहीं पर फेंक दिए। तो जब आप किसी वेटलैंड में ये सब चीज अगर फेंकिएगा तो उसमें अगर हम लोग बात करते हैं, ऑक्सीजन वहां पर फ्लो बढ़िया हो पाएगा क्या? अगर उसको आप ब्लॉक कर दीजिएगा तो होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो पॉल्यूशन सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा क्या है भाई? इंक्रोचमेंट। इंक्रोचमेंट को हिंदी में कहते हैं अतिक्रमण। इसका मतलब समझते हैं? इंक्रोच करना मतलब, इंक्रोच मतलब होता है जमीन को हथिया लेना। जैसे मान लिया जाए ये कोई रामसर साइट है या कोई वेटलैंड है, सपोज मान लिया जाए ये पर्टिकुलर एरिया, और यहां पर मेरा अगर घर है और यहां से ऐसे रोड जा रही है सामने घर का, ये है दरवाजा। अब मुझे कार पार्क करना है, तो नॉर्मली क्या लोग करेगा? यहां पर कार पार्किंग करना शुरू करेगा, है कि नहीं? धीरे धीरे क्या सोचेंगे भाई? इस एरिया को भर देते हैं। इस एरिया को भर दिया, इनक्रॉच कर लिया, और इनक्रॉच करके अपना कार पार्किंग बना लिया, या और यूज कर लिया, बैठकी अपना डाल दिया। तो इनक्रॉचमेंट जो है सबसे बड़ी समस्या है। जैसे हमारा जो कांवर ताल है, कांवर ताल की बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है, इनक्रॉचमेंट। ठीक है, तीसरा है अतिशय और बेतरतीब मछली पकड़ने के तरीके। अतिशय मतलब आप गए एक के दिन जा करके पूरा का पूरा मछली निकाल के चले आए, तो अब जो भी वहां पर बाटर वर्ड्स रहेगा, उस बाटर वर्ड्स जो उस मछली पर डिपेंडेंट था, तो वो जाएगा वहां पर? नहीं जाएगा। तो अगर हम बात करेंगे अतिशय और बेतरतीब मछली पकड़ने के तरीकों को आप यूज करेंगे, तो कभी भी क्या होगा, आपको वहां पर प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, बेतरतीब मतलब क्या किए भाई? पूरा का पूरा पानी सुखा दिए, पूरा पानी सुखा दिए, और पानी सुखा करके क्या कर रहे हैं? वहां से मछली निकाल ले रहे हैं। तो जब पानी नहीं रहेगा, कोई भी अगर वहां पर वर्ड जाता है, पक्षी जाता है, तो उसका दो पर्पस होता है, एक तो वो फूड लेता है और दूसरा उसी के पानी को पीता है। तो दोनों उसका पर्पस पूरा हो रहा है। आप पानी ही सुखा दिए तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो यहाँ पर चौथा नंबर पे आप आ जाइए भाई। आ, जल सुखाने के तरीके, यानी आपने क्या किया, उस पानी को एकदम खत्म कर दिया। ठीक। पांचवा, वेटलैंड की पानी का सिंचाई में प्रयोग। आप इरिगेशन एक्टिविटी कर रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, और उसके लिए पूरा का पूरा उसी का पानी निकाल लिए। तो जब उसका पानी निकलेगा, खत्म होगा, तो कहाँ से आपके पास कुछ बचेगा? समझ रहे हैं ना? जब तक आप इन चीजों का प्रयोग करिएगा, तब तक चीजें क्या होंगी, दिक्कत करेंगी। ठीक। तो भाई करना क्या चाहिए? वेटलैंड और रामसर साइट
को संरक्षित करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा बात है, हम लोग कहानी में बोलते हैं, बिन भय प्रीत न होई। बिना डर का प्यार वार नहीं होता है। होता है क्या? नहीं होता है। तो पहला आ जाइए, करे नियम कानून लागू करने चाहिए। पटना में हेलमेट कल्चर बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? इतना जगह कैमरा लगा दिया कि भाई सीधे चालान चला जाएगा। कहाँ जाएगा चालान? वो भी अब आपकी गाड़ी पे कौन बैठा हुआ है, वो भी थोड़ा बहुत अब सोच समझ के वो गाड़ी चलाना होगा। कड़ा नियम है ना। सबसे बड़ा बात है क्या कि तुरंत 2000 का चालान काट के भेज देगा। 2000 की 1000 है जी, 1000 है शायद। हेलमेट 1000 है। हाँ, हेलमेट का 1000 है। ठीक है, तो कड़ा नियम का तो पहले आपको पालन करना होगा। ठीक है, बिना उसके काम नहीं चलेगा। दूसरा, उचित व प्रभावी निगरानी तंत्र यानी सर्विलांस सिस्टम। भाई लगा दिया कैमरा तो लगा दिया। आप बिहारी हैं जनाब, आपसे कौन हीरोइज्म कर सकता है? सरकार कर सकती है क्या? नहीं कर सकती है। अरे हम भी बिहारी हैं भाई, इसलिए बिहारी को लेकर के मत सोचिएगा, हम भी यहीं के हैं। तो आप भी करते क्या है भाई? लोग एगो पीछे बैठ जाएगा, बैग ले जाएगा कैमरा पर, तो कैमरा के नीचे को बैग पीछे से कर देगा। लड़कियां क्या करती हैं? सूट पहने रहेंगी या दुपट्टा से नंबर प्लेट को ढक लेंगी। मतलब वो अगर आगे चल रहा है तो आप भी आगे हैं, नहीं है? आप भी और आगे हैं। तो अभी तो निगरानी तो भाई प्रभावी निगरानी नहीं है, इसी कारण से ऐसा हो रहा है। अगर प्रभावी निगरानी तंत्र रहता तो, एप्रोप्रिएट अगर सर्विलांस सिस्टम बना देगा तो कुछ होगा नहीं। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है, वो आता है सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से आप कोई प्रॉपर एरिया में जाइए, जैसे कांवड़ ताल के एरिया में जाइए, और कांवड़ ताल के एरिया में आप बॉटल को पानी पीजिए और बॉटल को फेंक दीजिए। अगर वहाँ का कम्युनिटी जो है, अगर वहाँ का समुदाय जो है उसको इन्वॉल्व किए हुए है कांवड़ ताल के प्रोटेक्शन में, और आप केवल बॉटल फेंक करके आइए, देखिए दिखा देता है आपको, आपको समझा देगा क्या होगा। ये मैंने इस बार फील किया, सुंदरबन में गया हुआ था आपका दिसंबर लास्ट और जनवरी फर्स्ट में। हम लोग जब पानी का बॉटल पिए तो वहाँ पर बोट का कल्चर है, बोट से आपको घुमाएगा। आप पानी का बॉटल को जो है पानी में फेंक नहीं सकता है। अगर आपके पास प्लास्टिक का कोई पॉली बैग आप रखे हुए हैं, उसमें कुछ आप लेकर के गए हैं, तो अगर खाए हैं आप, पहला तो वो बोट पे चढ़ने नहीं देता है। अगर लेकर के चले गए छिपा करके, उसने देख लिया तो कहेगा इसको बैग में डाल दीजिए। अगर सपोज बोट वाले ने परमिशन दे भी दिया, वहां से जो इंडियन नेवी की या वहां पर से कोस्ट गार्ड का जो शिप जा रहा है, वो शिप जो है इतना ज्यादा सर्विलांस सिस्टम उसका अगर वो देख लेगा तो उस नाव वाले का जो है लाइसेंस सीज कर देगा। इतना सर्विलांस सिस्टम है। अब देखिए भाई, सर्विलांस सिस्टम तो चलो ठीक है, लेकिन उस नाव वाले ने आपको रोका, इसका साफ मतलब है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? समुदाय की भागीदारी है, और वो आपको अवेयर कर रहा है कि नहीं आप ऐसा मत करिए। समझ रहे हैं ना? तो जब तक सामुदायिक भागीदारी नहीं होगी, पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होगा, कोई भी आपका मैकेनिज्म सफल नहीं होगा। आप कानून बना करके क्या कर लीजिएगा? अगर आपको आज के डेट में समझ में आ जाए कि हेलमेट लगाना जरूरी क्यों है, सरकार इससे अपना पैसा नहीं बना रही है। आपको पता होना चाहिए, जो
हमारे यहाँ रोड एक्सीडेंट का रिपोर्ट आता है ना, उस रिपोर्ट में इंडिया में जो 80% जो डेथ होते हैं, उसमें जो दिया गया है टू व्हीलर जो डेथ है, उसका रीजन है हेलमेट ना होना, या हेलमेट अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो जो अप्रोप्रिएट जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड को आप फॉलो नहीं करते हैं। आप कहीं से केवल अपना चालान बचाने के लिए 100 रुपए 150 रुपए में हेलमेट खरीद लेते हैं। आपको उसका प्रॉपर पता ही नहीं है आइडिया कि कितना जीएसएम का हेलमेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखते हैं हेलमेट खरीदने में जाते हैं, नहीं सोचते हैं जी 100 रुपये हमको हेलमेट मिल जाए, खाली भाड़ा मतलब मेरा ये बच जाए, बस यही लेकर के चलते हैं हम लोग, लेकिन उसका पर्पस दूसरा है। ठीक है ना? तो ये आपको मैकेनिज्म याद रखना पड़ेगा। फोर्थ, जन जागरूकता कार्यक्रम। पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना होगा। अगर पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं चलाएगा देन व्हाट? पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम अगर आपको पता ही नहीं है, जैसे मान लीजिए अभी मैं पढ़ा रहा हूं तब ना आपको पता चला कि वेटलैंड इतना इंपॉर्टेंट है, तब तो समझ में आ रहा है कि नहीं वेटलैंड का ये बेनिफिट है, हमारे इन्वायरमेंट को ये कर रहा है भाई, रख रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, हमारे पास अगर वाटर सप्लाई अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो उसको मेंटेन करने के लिए जरूरी है, ग्राउंड वाटर को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। आपको समझ में आ रहा है तब तो। अगर ये अवेयरनेस प्रोग्राम आपको नहीं पता चले कि भाई क्यों इंपॉर्टेंट है, कितने लोगों को पता था कि वेटलैंड जो है हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है? आपसे जब हम पूछे तो केवल एक लड़का बताया कि सर पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए वेटलैंड जरूरी है, बाकी लोग खुद अब जरा आप सोचिए। तो जन जागरूकता कार्यक्रम जो है, पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम जो है, ये जरूरी है कि नहीं है? बहुत जरूरी है वेटलैंड के लिए। ठीक है, बिना इसके कुछ भी नहीं चलेगा। ठीक है ना? तो ये सारे स्टेप्स, ये सारे मेजर्स आप उठाइएगा तो आपका किसी भी आप वेटलैंड या रामसर साइट को क्या कर पाएंगे? प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है ना? साथ ही साथ एकीकृत आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम को लागू किया जाना चाहिए। इंटीग्रेटेड वेटलैंड प्रोटेक्शन प्रोग्राम को जो है लागू करिए। मतलब आप बताइए, इंटीग्रेट करिए कि भाई महाराष्ट्र में अगर किसी वेटलैंड की इकोलॉजी पर कोई खतरा आ रहा था तो उसको कैसे उसने ट्रीट किया, इसका आइडिया बिहार को होना चाहिए। अगर बिहार में कोई कांवर ताल को लेकर के अगर प्रोटेक्शन मेजर्स उठाया है तो इसका आइडिया सिक्किम को होना चाहिए। सिक्किम ने अगर कोई मेजर्स उठाए हैं तो इसका आइडिया तमिलनाडु को होना चाहिए। तमिलनाडु ने कोई मेजर्स उठाए हैं तो इसका आइडिया गुजरात को होना चाहिए। तो जब तक इंटीग्रेटेड वेटलैंड प्रोटेक्शन प्रोग्राम आप नहीं चलाइएगा तब तक आपका वेटलैंड प्रोटेक्ट नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? और लास्टली क्या होता है? कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन की कोशिश होनी चाहिए। देखो, ये नहीं होना चाहिए कि आपने प्रोग्राम बना दिया और प्रोग्राम जो है आपके केवल किताबों में आकर के रह गया। उससे क्या बेनिफिट हो जाएगा? आपने शेड्यूल बना लिया कि हम तो आज 20 घंटे पढ़ेंगे, 25 घंटे पढ़ेंगे, पढ़ने के बारी आए थोड़ा सा रील्स देख लेते हैं, 5 मिनट के लिए देख रहे थे, हो गया 50 मिनट। अच्छा ठीक है, थोड़ा सुस्ता लेते हैं, उसके बाद सुस्ताते सुस्ताते नींद आ गया। सबसे बड़ी चीज है क्या? प्रभावी क्रियान्वयन करिए, इफेक्टिव उसको एग्जीक्यूट करिए, इम्प्लीमेंट करिए। जब तक इफेक्टिव वे में आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे वो नहीं हो पाएगा। केवल किताबों पे या फाइलों में किसी घोषणाओं को कर देने से आपका रामसर साइट प्रोटेक्ट नहीं हो सकता और ना ही वेटलैंड प्रोटेक्ट हो सकता है। रामसर साइट और वेटलैंड प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है कि जो घोषणाएं हुई हैं उन घोषणाओं पर ग्राउंड लेवल पर काम हो, और जब तक ग्राउंड लेवल पर धरातल पर काम नहीं होगा कुछ नहीं होगा।
मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब घोषणा करते हैं, लेकिन क्या वो घोषणाएं सामने आती हैं? उनमें से कुछ सामने आते हैं और कुछ परसेंटेज में आते हैं। अगर कुछ घोषणाएं चलती भी हैं तो केवल कुछ परसेंटेज में चलती हैं। 10% होता है, 20% होता है, बाकी 80% कहाँ रहता है, कहाँ चलता है? बात समझ रहे हैं ना? ये सब के साथ अप्रोच में जब भी किसी का आपको पूछे ना कि स्टेप्स पूछे, तो ये ध्यान में रखना। बाकी वेटलैंड का मैंने बेनिफिट्स जो है वो बता ही दिया है। एक टॉपिक रह गया है, उसको मैं नेक्स्ट डे शुरू कर दूंगा। अब तो ये नहीं रहेगा कि सर हम पिछले क्लास नहीं आए थे, वो आए थे, वो आए थे। ठीक है ना? रेगुलर रहिए, क्लासेस अगर शेड्यूल हुई हैं तो। और जो लोग एब्सेंट हैं उनको कह दीजिएगा कि भारत पाकिस्तान का मैच थोड़ा समय के लिए या तो दिल को दहला सकता है या तो दिल को खुशी दे सकता है, लेकिन जिस दिन नौकरी हो जाएगा ना, उस दिन सोचिए कि दुबई में बैठ करके ग्राउंड में जाकर के मैच देखिएगा। अभी वही छोटा स्क्रीन पे, बड़ा स्क्रीन पे यही चल रहा है, लेकिन जिस दिन पैसा हो जाएगा उस दिन सोचिए कि लाइव जा करके देखेंगे, तब ज़्यादा मजा है। और उसके लिए पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो इसको लिख डालिएगा, नोट शेयर आपको हो ही जाएगा। कोई डाउट रहेगा तो नेक्स्ट डे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।